रीबॉर्न ऑफ हार्टलेस बिलियनर एपिसोड 9। अस्तित्व ने ये बात धीरे से कही थी जिस वजह से अमानत उसकी बात नहीं सुन पाई। उसने मुंह बनाते हुए कहा, क्या हुआ छछूंदर? डर गए ना? हमारे सुपरस्टार कब कहाँ होते हैं वो हमें नहीं पता होता तो तुम्हें कैसे पता होगा? हम तो हर वक्त हर पल उन्हें स्टॉक करते रहते हैं सोशल मीडिया पर वो सोशल मीडिया यूज ही नहीं करते हैं। हम जानते हैं कि उनका सोशल मीडिया उनका मैनेजर हैंडल करता है, इसी वजह से तो ना ज़्यादा स्टोरी होती है ना कुछ कॉन्सर्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन होती है। पता नहीं हमारे सुपरस्टार कहाँ होंगे, हम तो दिन रात सिर्फ उन्हीं की यादों में खोए रहते हैं। कहते हुए अमानत ने साइड से एक चॉकलेट उठाए और चॉकलेट खाते हुए चांद को देखने लगी। उसने चांद को उंगली दिखाते हुए कहा, चंदू मामा आपको तो पता होगा ना कि हमारे सुपरस्टार कहाँ हैं। आप हमें बता दो क्योंकि ये छछूंदर तो नहीं बता पाएगा। इसे कैसे पता होगा कि हमारे सुपरस्टार कहाँ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी हमारे सुपरस्टार को पसंद करता है? ये सोचकर अमानत ने गुस्से से पलटकर अस्तित्व को उंगली दिखाते हुए कहा, सुनो छछूंदर, हमारे सुपरस्टार सिर्फ हमारे हैं, इसलिए उन पर नजर मत डालना वरना हम तुम्हें मार डालेंगे। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, एक और बार सोच लो अमानत राठौर, आखिरी बार पूछ रहा हूं। अगर सच में तुम्हारे सुपरस्टार को तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दिया तो तुम मुझे किस करोगी ना? अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने उसे उंगली दिखाते हुए कहा, हमने कहा ना अमानत राठौर कभी अपनी बात से पीछे नहीं हटती। कहते हुए अमानत ने चॉकलेट को अपने मुंह में डाला और उसे चबाने लगी जैसे वो अस्तित्व को चबा रही हो। अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, तो ठीक है, अपनी आंखें बंद करो और मैजिक देखने के लिए तैयार हो जाओ। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने मुंह बनाते हुए कहा, अगर हमने आंखें बंद कर ली और तुमने हमें बालकनी से नीचे फेंक दिया तो हम तो भगवान के पास चले जाएंगे ना। अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई, अभी तो हमने हमारे सुपरस्टार को प्रपोज भी नहीं किया, अभी तो हमारे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे भी नहीं हुए। हम इतनी जल्दी मरना नहीं चाहते, हम अपनी आंखें बंद नहीं करेंगे। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व उसे घूरने लगा। उसने अमानत को घूरते हुए कहा, मैंने कहा ना अपनी आंखें बंद करो, तभी मैं तुम्हारे सुपरस्टार को तुम्हारे सामने लेकर आऊंगा। एक बार, बस एक बार मुझ पर भरोसा कर लो, करोगी ना? कहते हुए अस्तित्व प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अमानत की तरफ देखने लगा। अस्तित्व की मुस्कुराहट देखकर अमानत उसके चेहरे में ही खो गई। उसने धीरे से कहा, ये छछूंदर सच में हैंडसम है, पर हमारे से सुपरस्टार से ज्यादा नहीं, हमारे सुपरस्टार के सामने ये सच में छछूंदर है। कहते हुए अमानत ने मुंह बनाकर अपनी आंखें बंद कर ली। अस्तित्व ने अमानत के चेहरे के करीब आकर बेहद धीमी आवाज में कहा, सरप्राइज के लिए रेडी हो प्रिंसेस? कहते हुए उसने अमानत को अपने पास खींच लिया। अमानत ने अपनी आंखें खोलते हुए कहा, तुम हमारे पास क्यों आ रहे हो? अस्तित्व ने उसके गालों को खींचते हुए कहा, मैंने आंखें बंद करने के लिए कहा है और तुम अपनी आंखें खोल रही हो। अगर इसी तरह से अपनी आंखें खोलोगी तो तुम्हें सरप्राइज नहीं मिलेगा। आंखें बंद करो जब तक मैं नहीं कहता, तुम्हें तुम्हारे सुपरस्टार की कसम। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली। अस्तित्व में मुस्कुराते हुए अमानत की तरफ देखा और धीमी आवाज में उसके कानों के पास आकर कहा, तुम्हारा सुपरस्टार बस 1 मिनट में तुम्हारे सामने होगा प्रिंसेस। कहते हुए अस्तित्व ने बालकनी की लाइट्स ऑफ कर दी। अब बालकनी में सिर्फ चांद की रोशनी आ रही थी। अंधेरे में अमानत और अस्तित्व एक दूसरे की बाहों में खड़े थे। अमानत ने मुंह बनाते हुए कहा, कब तक आंखें बंद करके रखना है हमें? देखो, अगर तुमने हमें बालकनी से धक्का दे दिया ना तो हम भूत बनकर तुम्हारे पीछे पीछे घूमेंगे और तुमसे बदला लेंगे अपनी मौत का, बिल्कुल नागिन की तरह। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लिया और उसके दोनों हाथों को अपने कंधे पर रखकर उसके होठों के करीब अपने होठ लाकर बेहद धीमी आवाज में कहा, आई एम हेयर प्रिंसेस, आई एम योर सुपरस्टार। कहते हुए अस्तित्व ने बेहद दिलकश आवाज में गाना शुरू किया। सारी रात आहें भरता, पल पल यादों में मरता, माने ना मेरी मन मेरा। सारी रात आहें भरता, पल पल यादों में मरता, माने ना मेरी मन मेरा। थोड़े थोड़े होश मदहोशी सी हैं, नींद बेहोशी सी हैं, जाने कुछ भी ना मन मेरा। कभी मेरा था पर अब बेगाना है ये, दीवाना दीवाना समझे ना, कभी चुप चुप रहे, कभी गाया ये करे। बिन पूछे तेरी तारीफें, सुनाया ये करे, है कोई हकीकत। तू या कोई फसाना है, कुछ जाने अगर तो इतना, कि ये तेरा दीवाना है रे। मन मेरा माने ना,
मन मेरा अस्तित्व का गाना जैसे ही बंद हुआ, अमानत जो कि अपनी आंखें बंद करके उसकी बाहों में झूम रही थी, अचानक से उसने अपनी आंखें खोली। इस वक्त उसकी आंखों में हैरानी के साथ साथ अजीब से एक्सप्रेशन आ रहे थे। अस्तित्व ने अमानत के चेहरे के एक्सप्रेशंस की तरफ देखते हुए कहा, आई एम हेयर प्रिंसेस। आई एम योर सुपरस्टार। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत के कदम लड़खड़ाने लगे। उसने पीछे की तरफ जाते हुए कहा, नहीं, तुम हमारे सुपरस्टार नहीं हो, तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने उनका कॉपी किया है ना? तुमने उनकी आवाज को कैसे कॉपी किया? तुमने उस दिन उनका कॉन्सर्ट सुना था ना? तुमने उनकी आवाज को कॉपी किया है। तुम हमारे सुपरस्टार नहीं हो, हम जानते हैं तुम्हारा चेहरा उनकी तरह नहीं है। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, सच में तुम्हें लगता है कि मेरा चेहरा उसकी तरह नहीं है? ठीक है, मैं एक और बार प्रूफ करने के लिए रेडी हूं कि मैं वो हूं या नहीं। पर तुम मुझे बताओ कि अगर मैंने दोबारा प्रूफ कर दिया कि मैं ही तुम्हारा सुपरस्टार हूं तो क्या तुम अपना प्रॉमिस पूरा करोगी? कहते हुए अस्तित्व ने अपने लिप्स की तरफ इशारा किया। अमानत बेचारी खुद सदमे में चली गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से रिएक्ट करे। उसका दिमाग उसे बोल रहा था कि अस्तित्व उसका सुपरस्टार हो ही नहीं सकता। वहीं उसका दिल उस आवाज को शायद पहचान चुका था जिस वजह से उसका दिल इस वक्त तेजी से धड़क रहा था। उसने धीरे से कहा, हाँ, हम अपना प्रॉमिस पूरा करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि तुम हमारे सुपरस्टार नहीं हो। हमारे सुपरस्टार तुम नहीं हो, वो तो बहुत हैंडसम है, तुम हैंडसम नहीं हो। अस्तित्व ने अमानत की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है प्रिंसेस, मैं अभी प्रूफ करता हूँ। कहते हुए उसने अपनी पैंट की पॉकेट में हाथ डालकर एक मास्क बाहर निकाला। अमानत ने जैसे ही वो मास्क देखा, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। अस्तित्व का मास्क बिल्कुल उस मास्क की तरह था जो कि आज अपने कॉन्सर्ट में पहनता था। अमानत की बड़ी बड़ी आंखें देखकर अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी पहला ही सदमा लगा है, दूसरे सदमे के लिए तैयार हो जाओ। कहते हुए उसने वो मास्क लगा लिया। अब उसकी सिर्फ आंखें और उसके होंठ नजर आ रहे थे जो कि एग्जैक्टली यस की तरह ही दिखते थे। अमानत ने अस्तित्व को उंगली दिखाते हुए कहा, नहीं नहीं, तुमने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है, तुम हमारे सुपरस्टार हो ही नहीं सकते। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने उसके करीब आकर उसे झटके से कमर से पकड़कर अपने करीब खींचते हुए कहा, मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे सुपरस्टार को लाकर खड़ा कर दूंगा और इस वक्त तुम्हारे सामने तुम्हारा सुपरस्टार है और तुम ये बात एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो। कितनी बड़ी झूठी हो तुम। तुमने क्या कहा था? अमानत राठौर अपने प्रॉमिस से पीछे नहीं हटती, पर अब तो अमानत राठौर अपनी बात से पलट रही है। क्या तुम्हारी डैडी ने, तुम्हारी मॉम ने, तुम्हारे भाई ने यही सिखाया है तुम्हें? अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने कुछ नहीं कहा। उसने अस्तित्व को उंगली दिखाते हुए कहा, तुम झूठे हो, तुम हमारे सुपरस्टार हो ही नहीं सकते। कहते हुए अमानत ने अस्तित्व को खुद से दूर करने की कोशिश की। अस्तित्व ने उसके होठों के बेहद करीब अपने होंठ लाकर धीमी आवाज में कहा, मैं ही तुम्हारा सुपरस्टार हूँ स्वीट हार्ट। कहते हुए अस्तित्व ने हल्के से अमानत के होठों से अपने होठों को टच किया। अमानत ने धीरे से कहा, नहीं, कहते हुए उसकी आंखें बंद हो गई। अगले ही पल अमानत सदमे की वजह से बेहोश होकर अस्तित्व की बाहों में झूल गई। अस्तित्व ने बेहोश अमानत की तरफ देखकर अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, इतनी छोटी सी बात जानकर तुम्हारी ये हालत हो गई। ओ गॉड, जब तुम्हें पता चलेगा कि बचपन में किस तरह से तुम मेरे पीछे पड़ी हुई थी, किस तरह से तुमने मुझसे शादी का प्रॉमिस लिया था और किस तरह से तुम मुझे भूल गई और अब उस इंसान के दूसरे रूप से तुम प्यार करती हो, तो मुझे लगता है कि सदमे से तुम कंटिन्यू बेहोश होती रहोगी। मुझे तुम्हें गोद में उठाने की प्रैक्टिस करनी होगी मेरी क्यूटी पाई। कहते हुए उसने अमानत को अपनी गोद में उठा लिया और उसे लेकर रूम में आ गया। उसने अमानत को बेड पर लेटाया और खुद उसके बगल में आकर लेट गया। उसने अमानत के दोनों गालों को चूमते हुए कहा, आई लव यू सो मच अमानत। पता नहीं कैसे, कब, क्यों, पर प्यार करने लगा हूँ तुमसे, बेइंतहा प्यार, मोहब्बत हो गई है मुझे तुमसे, मोहब्बत। इतनी मोहब्बत जितनी शायद ही किसी ने किसी से की होगी। अस्तित्व शेखावत कब तुम्हारे प्यार में, कब तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया, उसे खुद पता नहीं चला। एक छोटी सी बदमाश बच्ची ने कैसे मेरे दिल और दिमाग पर काबू कर लिया, इस बात का एहसास ही नहीं हुआ मुझे। कहते हुए अस्तित्व ने मजबूती से अमानत को अपनी बाहों में भर लिया। उसने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे तुम्हारे जैसी नेक्चरी को पटाने के लिए। कहते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली।
अमानत भी सुकून से उसकी बाहों में सो रही थी। अगली सुबह जब अमानत की आंख खुली तो वो बेड पर अकेली थी। उसने अपने नाखून चबाते हुए कहा, हमने कितना अजीब सपना देखा, कितना गंदा सपना था। वो गंदा सा लड़का हमारा सुपरस्टार कभी भी नहीं। हमारे सुपरस्टार तो कितने हैंडसम है, बिल्कुल हीरो की तरह, और वो विलन है, विलेन। कहते हुए अमानत मुंह बनाकर बाथरूम में घुस गई। उसने ये भी ध्यान नहीं दिया कि उसके बेड की दूसरी तरफ सिलवटें पड़ी हुई है, क्योंकि वो तो बेड पर यहाँ से वहाँ लुढ़कते हुए सोती रहती थी। बाथरूम में आकर अमानत ने अपने होठों की तरफ देखा। उसके होंठ सूजे हुए थे। अमानत ने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, ये हमारे होठों को क्या हुआ? कहते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे याद आया कि कल रात को किस तरह से अस्तित्व बालकनी में आया था और किस तरह से उसने उसके होठों को चूमा था। अमानत ने मुंह बनाते हुए कहा, ये तो सपना था ना? सपने में क्या सच में उसने हमें काट लिया, या फिर सच में हमारे होठों को किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया है? हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कहते हुए अमानत जल्दी से फ्रेश होकर बाहर आ गई। नीचे लिविंग रूम में अबीर उसका इंतजार कर रहा था। अमानत ने नीचे आकर अबीर को गले लगाते हुए कहा, गुड मॉर्निंग भाई। अबीर ने अमानत को घूरते हुए कहा, इतनी जल्दी उठ गई तुम तो एक्सरसाइज करने वाली थी, अपना वेट लॉस करने वाली थी। एक दिन जल्दी उठने के बाद मेरी प्यारी बहन का मूड बदल गया क्या? अबीर की बात सुनकर अमानत ने दांत दिखाते हुए कहा, भाई हमें नहीं करना वेट लॉस, हम जैसे ही खुश है। वैसे भी हम मोटे नहीं हैं, जो हमें मोटा कहता है उसका दिमाग मोटा है। उसका दिमाग काम नहीं करता, इसलिए वो हमें मोटा कहता है। खैर ये सारी बातें छोड़िए, हमें बताए हम वापस कब जा रहे हैं? हमें यहाँ पर नहीं रहना। अमानत की बात सुनकर अबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तुम्हें जल्दी जाने की है, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि हम कल यहाँ से निकलेंगे। मैं आज अपना बचा हुआ काम कंप्लीट कर देता हूँ। अबीर की बात सुनकर अमानत ने अपना सर हिला दिया। उसने खुद से कहा, वापस जाने से पहले हम तुम्हारा सर पक्का फोड़ेंगे छछूंदर। कहते हुए अमानत मेंशन से बाहर आ गई। उसने शेखावत मेंशन की तरफ उंगली से इशारा करते हुए कहा, अगर हमने यहाँ से पत्थर फेंककर मारा तो क्या तुम्हारा सर फूटेगा? कहते हुए अमानत अपने नाखून चबाने लगी। तभी उसे पीयूष की आवाज सुनाई दी, अच्छा तो तुम अब लोगों का पत्थर मारकर सर फोड़ना चाहती हो? पीयूष की आवाज सुनकर अमानत ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो पीयूष गेट से अंदर आ रहा था। उसकी बात सुनकर अमानत ने मुंह बनाते हुए कहा, लोगों का नहीं, छछूंदर का। उस छछूंदर उस बंदर का सर फोड़ना चाहते हैं। बहुत खराब है वो, तुम्हें पता है रात को सपने में आया था। अमानत की बात सुनकर पीयूष ने हंसते हुए कहा, ओ माय गॉड, तो अब तुम उसके सपने देखने लगी हो? तुमने तो कहा था कि तुम्हें वो सिंगिंग सुपरस्टार, क्या नाम है उसका, एस पसंद है, पर अब तो तुम मिस्टर अस्तित्व शेखावत के सपने देखने लगी हो। पीयूष की बात सुनकर अमानत ने उसे उंगली दिखाते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं। हम सिर्फ हमारे सुपरस्टार के सपने देखते हैं और एक दिन सपने देखते देखते हम सच में उनकी हो जाएंगे। कहते हुए अमानत मुस्कुराने लगी। अमानत की बात सुनकर पीयूष ने हंसते हुए कहा, ठीक है, वैसे भी उसकी तो गर्लफ्रेंड है। पीयूष की बात सुनकर अमानत ने हैरानी से कहा, क्या उस छछूंदर की गर्लफ्रेंड है? कहते हुए अमानत घूर घूर कर अस्तित्व की बालकनी को देखने लगी, जैसे अभी अस्तित्व बाहर आएगा और अमानत उसका सर फोड़ देगी। अमानत के सवाल को सुनकर पीयूष ने मुस्कुराते हुए कहा, इतना हैंडसम है, गर्लफ्रेंड तो होगी ना? बहुत ही खूबसूरत गर्लफ्रेंड है उसकी। मैंने तो सुना है कि कुछ दिन बाद शादी भी करने वाला है। वैसे तुम क्यों उसके बारे में पूछ रही हो? मैंने तुमसे पूछा था ना कि तुम कब तक यहाँ पर हो। अमानत ने मुंह फुलाते हुए कहा, क्यों, क्या तुम चाहते हो कि हम यहाँ से जल्दी चले जाए? वैसे हम कल जा रहे हैं, हमें नहीं रहना यहाँ पर अब, और वैसे भी हमें उस छछूंदर को देखकर गुस्सा आता है और गुस्से की वजह से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता जा रहा है। हमें इतनी जल्दी बूढ़ा नहीं होना है, इसलिए हम वापस अपने घर, अपने मुंबई जा रहे हैं, जहाँ पर हमें सुकून मिलता है। अमानत की बात सुनकर पीयूष ने मुस्कुराते हुए कहा, और बनारस में क्या तुम्हें सुकून नहीं मिलता? पीयूष की बात सुनकर अमानत ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, यहाँ तो सबसे ज्यादा सुकून है, पर यह शहर हमारे लिए नहीं बना। हमें अपनी मुंबई वापस जाना होगा। हालांकि हम बनारस हर साल आते रहेंगे और तुमसे मिलते रहेंगे, हमें भूलना मत। कहते हुए अमानत ने घुरकर शेखावत मेंशन की तरफ देखा और वापस अंदर चली गई। अमानत को अंदर जाते हुए देखकर पीयूष ने मुस्कुराते हुए कहा,
भले ही तुम उसे भूल चुकी हो पर तुम्हारा दिल आज भी उसके बारे में सोचता है अमानत। कहते हुए पीयूष भी मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। वहीं अंदर जाकर अमानत सोफे पर बैठ गई। उसने अपने नाखून चबाते हुए कहा, क्या सच में छछूंदर की गर्लफ्रेंड है? क्या वो चुड़ैल उसकी गर्लफ्रेंड है? पर सपने में तो उसने कहा था कि वो चुड़ैल है, पर वो तो सपना था ना। हम सपना और सच दोनों को मिक्स क्यों कर रहे हैं? कहीं हम पागल तो नहीं हो गए हैं? अमानत खुद से बात कर रही थी तभी उसे अबीर की आवाज़ सुनाई दी। अमानत, व्हाट हैपेंड? क्या कर रही हो आप? अबीर की आवाज़ सुनकर अमानत ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर अबीर की तरफ देखते हुए कहा, कुछ नहीं भाई, हमें अभी घर जाना है। अमानत की बात सुनकर अबीर ने कहा, मैंने कहा ना हम कल घर जाएंगे, तुम्हें अभी घर जाने की क्या जल्दी है? अमानत ने मुंह बनाते हुए कहा, कुछ नहीं, हम अपने रूम में जा रहे हैं, हम अब कल सीधा अपने रूम से बाहर आएंगे। कहते हुए अमानत अपने रूम में चल गई। अबीर कंफ्यूज होकर अमानत को देखने लगा। उसने खुद से कहा, आखिर चलता क्या है इस लड़की के दिमाग में? खैर आज रात की बात है, वैसे भी कल तो हम वापस मुंबई जा रहे हैं। वहां पर जाकर अपने दोस्तों से मिलकर फिर से नॉर्मल हो जाएगी, सोचते हुए अबीर फिर से स्टडी रूम में चला गया। उसे आज के आज पूरा काम कंप्लीट करना था क्योंकि अब अमानत के चेहरे को देखकर वो समझ गया था कि अमानत अब यहाँ पर और नहीं रुकना चाहती। वैसे भी वो खुद यहाँ पर अमानत को ज़्यादा दिन तक नहीं रुकने देना चाहता था, जिसके पीछे की वजह अस्तित्व था। हालांकि अस्तित्व ने जिस तरह से अमानत के साथ बर्ताव किया था, अबीर को उससे कोई डर नहीं था, पर वो नहीं चाहता था कि अतीत की यादें फिर से अमानत को याद आ जाए। जिस तरह से अमानत बचपन में अस्तित्व के पीछे पड़ी हुई थी, वो याद करके अबीर को डर लगता था कि अगर अमानत को फिर से सब कुछ याद आ गया तो कहीं अमानत फिर से पहले की तरह बर्ताव ना करने लगे। हालांकि वो अब अपने सुपरस्टार के पीछे पागल थी, जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता था। न अबीर ने कभी उसके बारे में पता लगाने की कोशिश की थी। अगर वो चाहता तो वो आसानी से पता लगा सकता था, पर वो ऐसा चाहता ही नहीं था। अमानत अपने रूम में आकर बेड पर बैठ गई, पर ना चाहते हुए भी उसका ध्यान अस्तित्व की बालकनी की तरफ जा रहा था। इस वक्त दोपहर का वक्त हो रहा था। अमानत ने मुंह बनाते हुए कहा, ये जंगली छछूंदर हमारे दिल में क्यों घुस गया? नहीं, दिल में तो सिर्फ सुपरस्टार है, ये हमारे दिमाग में क्यों घुस गया? इसे हम छोड़ेंगे नहीं। ये समझता क्या है खुद को? जंगली कहीं का। अगर इसके पास गर्लफ्रेंड है तो उसी के साथ रहे, उसके साथ प्यार भरी बातें करे, हमारी इंसल्ट क्यों की? हमें मोटू क्यों कहा? कहते हुए अमानत बालकनी में आ गई। बालकनी में आते ही उसका ध्यान बालकनी के कॉर्नर पर लगे हुए पिज्जा बॉक्स पर गया, जिसे देखते ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने खुद से कहा, पिज्जा बॉक्स? पर वो तो ड्रीम था ना। कहते हुए अमानत अपने नाखून चबाने लगी। उसने खुद से कहा, शायद किसी ने खाया होगा, हमने पिज्जा तो नहीं खाया। कहते हुए अमानत अपने नाखून चबाने लगी। बेचारी का दिमाग पूरी तरह से घूम गया था। कल रात को जो सच में हुआ था उसे वो सपना समझ रही थी, और अब वो अपने सपने को जस्टिफाई करने के लिए खुद को ही बहाने दे रही थी। वो अभी पिज्जा बॉक्स को घूर घूर कर देख रही थी कि तभी उसे अस्तित्व की आवाज सुनाई दी, अमानत। अस्तित्व की आवाज सुनकर और उसके मुंह से अपना नाम सुनकर अमानत ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा। उसका ध्यान अपनी बालकनी में खड़े अस्तित्व पर गया, जो कि मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। उसकी मुस्कुराहट देखकर अमानत ने खुद से कहा, इसके होंठ कितने टेस्टी होंगे। कहने के बाद अमानत ने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, नहीं नहीं, हम कैसी अश्लील बातें कर रहे हैं, हम ऐसे कैसे सोच सकते हैं? अमानत, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। उसने इतना कहा ही था कि पीछे से उसे एक लड़की नजर आई, जो कि अस्तित्व की तरफ ही आ रही थी। अमानत हैरानी से उस तरफ देखने लगी। तभी उस लड़की ने अस्तित्व के पास आकर धीरे से कुछ कहा, जिसे सुनकर अस्तित्व ने पीछे पलटकर मुस्कुराते हुए उसके हाथ को पकड़ लिया। उन दोनों को देखकर अमानत ने धीरे से कहा, ये छछूंदर। कहते हुए उसकी आंखों से एक आंसू की बूंद उसके गाल पर आ गई, जिसका एहसास उसे खुद भी नहीं था। उसने मजबूती से अपनी आंखें बंद की और तेज कदमों से चलती हुई वापस अपने रूम में आ गई। उसने रूम में आकर गहरी गहरी सांस लेते हुए कहा, हमें छछूंदर से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। हम कल ही वापस अपने मुंबई जा रहे हैं, वापस मुंबई जा रहे हैं। उसके बाद हमें छछूंदर कभी नहीं दिखेगा, कभी भी नहीं। कहते हुए उसने गहरी सांस ली और अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को साफ किया। तभी उसे महसूस हुआ कि उसकी आंख में आंसू हैं। ये महसूस करके उसने खुद से कहा, हमारी आंख में आंसू?
शायद कचरा चला गया होगा। कहते हुए अमानत बेड पर पेट के बल आकर लेट गई। उसने टेडी बेयर को गले लगा लिया और फिर से अस्तित्व के चेहरे की मुस्कुराहट को याद करने लगी। उसे अजीब सा गुस्सा आ रहा था, अजीब सी इरिटेशन हो रही थी, अजीब सी तकलीफ हो रही थी जिसे वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसे ये तकलीफ हो क्यों रही है। उसने खुद से कहा, नहीं हमें तकलीफ नहीं होगी, हमें तकलीफ नहीं हो सकती। उस छछूंदर की मर्जी, जो करना है करें, हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं है, कोई भी नहीं। कहते हुए अमानत पिलो में अपना चेहरा छुपाकर लेट गई। वही अस्तित्व ने बालकनी में पीछे खड़ी लड़की की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें याद है ना मैंने क्या करने के लिए कहा था? उसके पीछे खड़ी लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, अस्तित्व मैंने सब कुछ सेट कर दिया। मुझे पता है कि अब मुंबई जाने के बाद तुम्हें क्या करना है। मैंने पता लगा लिया है, मिस्टर आबिर राठौर अपनी बहन अमानत राठौर के साथ कल सुबह ही वापस मुंबई के लिए निकलने वाले हैं। तो हम कब निकलने वाले हैं? मैंने उन दोनों बंदरों से तो पूछा ही नहीं कि उन दोनों ने अपने कपड़े पैक किए या नहीं। अस्तित्व ने अपने पीछे खड़ी लड़की की तरफ देखते हुए कहा, अलीशा तुम्हें जो करना है करो, और रही बात उन दोनों की तो उन दो इडियट्स को सीधा वक्त पर बताना, अच्छी कसरत हो जाएगी उन दोनों की। अस्तित्व की बात सुनकर उस लड़की ने हंसते हुए कहा, वैसे सच में क्यूट तो है वो, अभी अभी अंदर भाग कर गई है। शायद तुम्हें और मुझे साथ में देखकर उसे जलन हो रही होगी। वैसे भी इतने हैंडसम हो तुम, उसे तो डर ही लगा रहता होगा कि कहीं कोई तुम्हें उससे चुरा ना ले। अलीशा की बात सुनकर अस्तित्व ने अमानत की बालकनी की तरफ देखते हुए कहा, उसने खुद मुझसे चुरा लिया है तो उसके अलावा मुझे कोई और कैसे चुरा लेगा? अस्तित्व की बात पर अलीशा ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, मेरा तो दिल टूट गया। पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खुश देखकर बहुत खुश हूँ। मैं जा रही हूँ तुम्हारा रास्ता क्लियर करने के लिए। कहते हुए वो लड़की हंसते हुए वहां से चली गई। अस्तित्व ने अमानत की बालकनी की तरफ देखते हुए कहा, मैंने कल रात को तुम्हें सच बताया था पर इडियट लड़की तुमने यकीन नहीं किया। अब अगली बार जब तुम्हें सच पता चलेगा तो तुम मुझ पर इल्जाम नहीं लगा सकती कि मैंने तुमसे सच्चाई छुपाई है। वो दिन बहुत जल्द ही आएगा, क्योंकि अब मैं ये सब कुछ और बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हें अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार करना है बस अमानत राठौर, और बहुत जल्द ही तुम्हें पूरी दुनिया के सामने मिसेज अमानत अस्तित्व शेखावत बनाना है। कहते हुए अस्तित्व के होठों पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। रात को भी अमानत अपने रूम से बाहर नहीं आई। अबीर उसके लिए खाने की प्लेट लेकर रूम में ही आ गया। उसने अपने हाथों से अमानत को डिनर कराया और उसके साथ कुछ देर तक बात करने के बाद अपने रूम में सोने के लिए चला गया। अमानत को अब नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि वो दोपहर से शाम तक सो रही थी। वो बालकनी में आकर अस्तित्व के रूम की तरफ देखने लगी। उसने खुद से कहा, क्या आज छछूंदर को गाना नहीं गाना? जरूर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने के लिए गया होगा या फिर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रोमांस कर रहा होगा। कहते हुए अमानत अपने नाखून चबाने लगी। तभी उसे बालकनी का दरवाजा खोलकर बाहर आता अस्तित्व नजर आया, जिसे देखते ही अमानत जल्दी से नीचे झुक गई ताकि अस्तित्व उसे देख ना सके। पर छोटी सी अमानत ये भूल गई कि रेलिंग स्टील की बनी हुई है, जिसमें से अस्तित्व उसके झुकने के बाद भी उसे देख सकता है। अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है कि तुम मेरा ही गाना सुनना चाहती हो, पर अब मैं तुम्हें कोई गाना नहीं सुनाऊंगा। कहते हुए वो चांद की तरफ देखने लगा, जो कि आज कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रहा था। अमानत जो नीचे झुककर बैठी हुई थी, उसने खुद से कहा, ये गाना क्यों नहीं गा रहा? शायद अपनी गर्लफ्रेंड के लिए अंदर गा रहा होगा, पर हमें तो इसका गाना सुनना था, फिर शायद कभी नहीं सुन पाएंगे। सोचते हुए अमानत का चेहरा लटक गया। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो अस्तित्व चुपचाप शर्टलेस होकर खड़ा था। अमानत ने उसकी मस्कुलर बॉडी की तरफ देखते हुए कहा, वैसे ये कुछ ज्यादा ही हैंडसम है। सच में उसकी गर्लफ्रेंड होगी, खूबसूरत भी होगी, इसलिए उसने हमें मोटी कहा, पर इसकी गर्लफ्रेंड खूबसूरत है तो हम क्या करें? उसकी तारीफ करें? इसे हक किसने दिया कि ये हमारी इंसल्ट करें? उसने हमारी इंसल्ट कैसे की? कहते हुए अमानत उठकर खड़ी हो गई। उसने अस्तित्व की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा, छछूंदर। अमानत की आवाज सुनकर अस्तित्व ने उसकी तरफ पलटकर उसे घूरते हुए कहा, क्या कहा तुमने मुझे? अमानत ने उसे घूरते हुए कहा, छछूंदर हमें मोटी कहा था ना तुमने? तो सुनो, हम जैसे भी है अपने डैडी का खाते हैं, जैसे भी है अपने भाई का खाते हैं, तुम्हारे घर में आकर खाते हैं। नहीं ना, तो अगली बार से अगर हमें मोटी कहा तो तुम्हें सच में काट कर खा जाएंगे, वो भी टुकड़े टुकड़े में।
अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने अपने दोनों हाथ पेंट की पॉकेट में डालकर मुस्कुराते हुए कहा, इतनी छोटी सी लड़की मुझे खाने से धमकी दे रही है। मुझे देखो और खुद को देखो, एक हाथ में उठाकर तुम्हें गोल गोल घुमाऊंगा ना, 2 दिन तक उठ नहीं पाओगी। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने उसे उंगली दिखाते हुए कहा, ज्यादा मत बोलो वरना तुम्हारी जबान काट देंगे, तुम जानते नहीं हम कितने खतरनाक हैं। सब लोग हमें छोटा डॉन बोलते हैं, छोटा डॉन। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, तो छोटा डॉन चुपचाप जाकर सो जाए, ज्यादा बोलने से इंसान पागल हो जाता है और आपकी हरकतें देखकर लग रहा है कि आप ऑलरेडी पागल है। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत गुस्से से पैर पटकते हुए अंदर चली गई। अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, कल मुंबई में मुलाकात होगी मेरी जान। कहते हुए वो वापस अपने रूम में आ गया। नेक्स्ट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के बाद अमानत अस्तित्व दोनों ही अपने अपने मेंशन में रेडी हो चुके थे। साथ ही वेदांत, सौरभ, अधिराज जी और अबीर भी रेडी हो चुके थे। अबीर ने अमानत की तरफ देखते हुए कहा, 1 महीने के बाद मॉम डैड वापस आ रहे हैं तो अब तुम्हारे पास 1 महीने का वक्त है, पढ़ाई कंप्लीट कर लो, उसके बाद हम सब घूमने के लिए जाएंगे। अबीर की बात सुनकर अमानत के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। कुछ देर बाद वो दोनों मुंबई के लिए निकल चुके थे। अमानत की आंखों के सामने बार बार अस्तित्व का चेहरा घूम रहा था। उसने गुस्से से कहा, उस जंगली चमगादड़, उस छछूंदर ने हमारे दिमाग को काबू कर लिया है, ये जरूर काला जादू करता है। हम वापस जाने के बाद बाबा जी के पास जाएंगे और काला जादू का निवारण मांगेंगे। उसे क्या लगता है कि ये हम पर काला जादू करेगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। ये जानता नहीं कि हम कितने खतरनाक हैं। कहते हुए अमानत मुंह बनाकर बाहर की तरफ देखने लगी। दूसरी तरफ अस्तित्व मुस्कुराते हुए आसमान की तरफ देख रहा था। उसने खुद से कहा, बहुत जल्द ही तुम खुद मेरी बाहों में आओगी, अपने प्रिंस चार्मिंग की बाहों में अमानत राठौर। कहते हुए उसने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। अमानत और अबीर दोनों राठौर मेंशन पहुंच चुके थे। अमानत इस वक्त अपने रूम की बालकनी में बैठी हुई थी और बाहर के नज़ारों को देख रही थी। उसे जैसे 2-3 दिनों में शेखावत मेंशन की अस्तित्व की बालकनी को देखने की आदत हो गई थी। उसने मुंह बनाते हुए कहा, अमानत अब तुम वापस अपने घर आ गई हो, तुम्हें उस छछूंदर लंगूर के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। कहते हुए अमानत वापस अपने रूम में आकर बैठ गई। उसने अपना मोबाइल उठाया और सुमन का नंबर डायल किया। कुछ देर के बाद भी जब सुमन ने कॉल नहीं उठाया तो अमानत को याद आया कि सुमन शायद कॉलेज गई होगी। वैसे भी पिछले 4 दिनों से उसका दिल्ली कॉलेज छूट रहा था। कल उसे किसी भी कीमत पर कॉलेज जाना था। अमानत ने मुंह बनाते हुए कहा, सुमन से नोट्स लिखवा लेंगे वरना हम सच में पागल हो जाएंगे। कहते हुए अमानत बेड पर लेट गई। उसने अपनी आंखों को बंद करते हुए कहा, थोड़ी देर के लिए सो जाए क्या। कहते हुए उसने जैसे ही अपनी आंखें बंद की उसे अस्तित्व का चेहरा नजर आने लगा। वो गुस्से से उठकर बैठ गई। उसने अपने बाल खींचते हुए कहा, उस जंगली छछूंदर का चेहरा हमें नजर क्यों आ रहा है। हमें बाबा जी के पास जाकर इसका काला जादू तुड़वाना होगा। इसने पक्का हम पर काला जादू किया है। इसे क्या लगता है कि ये हम पर काला जादू करेगा और हम कुछ नहीं करेंगे। हम इसका काला जादू खत्म करके रहेंगे। कहते हुए अमानत अपने नाखून चबाने लगी। वहीं दूसरी तरफ मुंबई में अस्तित्व, वेदांत, सौरभ और अधिराज जी उसके मेंशन में पहुंच चुके थे। अधिराज जी ने मुस्कुराते हुए कहा, काफी अच्छा मेंशन खरीदा है आपने, सुकून मिलेगा हमें यहाँ पर। बनारस जैसा ना सही पर फिर भी मुंबई के भीड़ भाड़ वाले इलाकों से तो काफी ज्यादा सुकून मिलेगा। अस्तित्व का मेंशन भी राठौर मेंशन की तरह मुंबई के बाहर बना हुआ था, जिस वजह से आसपास हरियाली ही हरियाली और खूबसूरत नज़ारे थे। अधिराज जी को बनारस में रहते हुए सुकून की आदत हो गई थी और अस्तित्व को भी भीड़ भाड़ में रहना पसंद नहीं था, इसलिए उसने ये मेंशन लिया था। उसने अधिराज की तरफ देखते हुए कहा, नानू अब आपको बनारस जाने की जरूरत नहीं है, हालांकि हम साल में 1-2 बार बनारस जाया करेंगे पर अब यही हमारा घर है। अधिराज जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे लिए तो वही हमारा घर है जहाँ पर आप हैं, बस हम आपके साथ रहना चाहते हैं। पता नहीं अब जिंदगी कितने साल तक साथ देगी, बस अपनी आखिरी सांस आपको खुश देखते हुए बिताना चाहते हैं। हम खुश हैं कि आप पहले से काफ़ी हद तक ठीक हो चुके हैं। आपने अपने अंदर की नफरत की वजह से खुद को खत्म नहीं किया। हम यही सोचकर खुश हैं और हम चाहते हैं कि आप हमेशा खुश रहें और अपनी खुशियों को जल्द ही अपने पास लेकर आ जाए।
कहते हुए अधिराज जी मुस्कुराते हुए अपने रूम में चले गए। उनकी बात का मतलब समझकर अस्तित्व ने टेढ़े तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, मैं समझ गया नानू कि आपका क्या कहना चाहते हैं। मैं अपनी खुशियों को अपने पास ही रखना चाहता हूँ और बहुत जल्द ही मेरी खुशियाँ मेरा प्यार मेरे पास होगा। कहते हुए अस्तित्व ऊपर अपने रूम में चला गया। इसी तरह से आज का पूरा दिन बीत गया। रात को सुमन सीधा अमानत से मिलने के लिए राठौर मेंशन आ गई। वो अमानत के रूम में बैठकर उसकी शिकायत सुन रही थी। अमानत जब से सुमन आई थी उसे लगातार सुना रही थी। आखिर में सुमन ने अपने दोनों हाथ कानों पर रखते हुए कहा, चुप हो जा मेरी माँ, चुप हो जा। इतनी बात तो तू अपने सुपरस्टार के बारे में भी नहीं करती जितनी बात तू उस छछूंदर के बारे में कह रही है। वैसे दिखने में कैसा था? सुमन की बात सुनकर अमानत ने उसे घूरते हुए कहा, छछूंदर कहा तो तुम्हें समझ नहीं आता कि दिखने में खराब होगा। अमानत की बात सुनकर सुमन ने कहा, वो मुझे लगा कि हैंडसम होगा क्योंकि मैंने बहुत बार ऐसा सुना था कि जब भी किसी के साथ लड़ाई होती है तो वो इंसान हैंडसम होता है। सुमन की बात सुनकर अमानत ने धीरे से खुद से कहा, वो खराब तो नहीं दिखता था, इनफैक्ट सच में हैंडसम था, पर हम उसे हैंडसम नहीं कहेंगे। वो बुरा है तो बुरा ही कहेंगे। काफी देर तक दोनों सहेलियां साथ में शिकायत करती रही। आखिर में जब सर्वेंट उन्हें डिनर के लिए बुलाने के लिए आए तब जाकर उन्हें पता चला कि डिनर का वक्त हो चुका है। अमानत ने सुमन की तरफ देखते हुए कहा, चलो डिनर कर लेते हैं, आज तुम यहीं रुकना, कल हम साथ में कॉलेज चलेंगे। वैसे भी तुम हमारे नोट्स बनाने में हमारी हेल्प करोगी ना? सुमन ने अमानत की बात सुनकर कहा, सिर्फ मदद करनी है या फिर सारे नोट्स मुझे ही बनाने हैं? सुमन की बात सुनकर अमानत ने उसके गले में अपनी दोनों बाहें डालकर उसके गाल पर किस करते हुए कहा, मेरी जान, मेरी प्यारी सुमन, तुम कितनी अच्छी हो, तुम्हारे जैसी दोस्त भगवान सबको दे। अमानत की बात सुनकर सुमन ने उसे घूरते हुए कहा, और तुम्हारे जैसी नालायक दोस्त भगवान किसी को ना दे, क्योंकि तुम्हारे जैसी नालायक को सिर्फ मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, इसलिए सिर्फ मुझे दे। सुमन की बात सुनकर अमानत हंसने लगी। कुछ देर बाद दोनों नीचे आ गई। दोनों ने अबीर के साथ मिलकर डिनर किया। अबीर ने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, कल कॉलेज जाना है इसलिए जल्दी सो जाना। रात भर अगर बातें करती रही और सुबह तुम दोनों उठी नहीं तो मैं तुम दोनों के ऊपर ठंडा पानी डालकर उठाऊंगा। अबीर की बात सुनकर सुमन और अमानत ने एक दूसरे की तरफ देखकर मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, हम ज्यादा बातें नहीं करते हैं भाई। उन दोनों की बातें सुनकर अबीर ने कहा, मुझे पता है कि ज्यादा बातें कौन करता है और कौन नहीं। कहते हुए अबीर उठकर खड़ा हो गया क्योंकि उसका डिनर हो चुका था। अमानत और सुमन ने मासूम से बच्चे की तरह अपना सर हिलाया और डिनर के बाद थोड़ी देर के लिए गार्डन में घूमकर वो वापस रूम में सोने के लिए चली गई। अबीर की बात मानकर उन दोनों ने ज्यादा देर तक बातें नहीं की, जिसके पीछे की वजह थी अमानत, जो कि दोबारा अस्तित्व की बुराइयां करने लगी थी। सुमन ने आखिर में इरिटेट होकर उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे जबरदस्ती लेटा दिखा था और खुद भी लेट गई थी। आखिर में जैसे तैसे दोनों की आंख लग गई और दोनों सुकून की नींद सो गई। नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों सीधा ब्रेकफास्ट करके कॉलेज के लिए निकल गई थी। इतने दिनों के बाद कॉलेज जाने के बाद अमानत को काफी अच्छा लग रहा था। वैसे भी उसे भीड़ भाड़ वाली जगह ही ज्यादा पसंद थी। अमानत और सुमन दोनों कैंपस से एंट्री ले ही रही थी कि तभी उन्हें लड़कियों की आवाज सुनाई दी। यार वो तीनों कितने हैंडसम थे ना। मैं तो उन तीनों में से किसी एक को पटा के रहूंगी। बीच वाला तो सबसे ज्यादा हैंडसम था। उन लड़कियों की बात सुनकर अमानत ने मुंह बनाते हुए कहा, इन चुड़ैलों के पास कोई टाइम नहीं होता क्या? जब देखो किसी न किसी लड़के पर नजर डालती रहती है। दुनिया कहती है लड़कियों को खतरा है, पर हम तो कहते हैं कि हमारे कॉलेज के लड़कों को खतरा है। आखिर हमारे कॉलेज में ऐसी चुड़ैल जो है। अमानत ने अपने सीनियर्स की तरफ इशारा करते हुए कहा। उसे उसकी सीनियर्स बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, जिसकी वजह थी कि उन्होंने कॉलेज के पहले दिन उसे बुली किया था, पर अमानत भी कहाँ पीछे हटने वाली थी। उसने भी उन्हें अच्छे से सबक सिखा दिया था। भले ही ये बात अबीर को उसने नहीं बताई थी, पर अबीर को पहले ही पता चल गया था, जिस वजह से उसने प्रिंसिपल से कहा था कि अगली बार से अगर किसी ने उसकी बहन को परेशान किया तो वो प्रिंसिपल के साथ कुछ भी करने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा। तब से लेकर अब तक अमानत को कोई परेशान नहीं करता था। सुमन ने अमानत की तरफ देखते हुए कहा, छोड़ो ना, तुम्हें क्या करना है, जो मर्जी करे ये चुड़ैलें, चलो। कहते हुए सुमन अमानत का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए क्लास की तरफ लेकर जाने लगी। अमानत ने मुंह बनाते हुए कहा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे ये चुड़ैल बात किसके बारे में कर रही थी?
अमानत की बात सुनकर सुमन ने उसे घूरते हुए कहा, अमानत। सुमन की बात सुनकर अमानत ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, ठीक है चलो, बेफिजूल में हम पर गुस्सा मत करो। कहते हुए अमानत का मुंह बन गया। कुछ देर बाद वो अपनी क्लास में बैठी हुई थी। अमानत का तो क्लास में ध्यान था ही नहीं, वो बस खिड़की से बाहर देख रही थी। सुमन ने उसे घूरते हुए कहा, अमानत तुम्हारी वजह से टीचर फिर से हमें डांट लगाएगी और मैं तुम्हारी वजह से डांट नहीं खाना चाहती। पहले से ही मुझे टॉपर का खिताब मिला हुआ है। सब लोग सोचते हैं कि एक टॉपर एक बैक बेंचर के साथ क्यों बैठती है। सुमन की बात सुनकर अमानत ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, हम बैक बेंचर है तो क्या हुआ। वैसे भी दोस्ती ऐसे लोगों में रहती है जो कि एक दूसरे से ऑपोजिट होते हैं। तुम्हें पढ़ाई पसंद है, हमें पढ़ाई नहीं पसंद, काम खत्म। बाकी क्या सोचते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहिए। कहते हुए अमानत मुंह बनाकर लेक्चर अटेंड करने लगी। लगातार 3 लेक्चर अटेंड करने के बाद अमानत का चेहरा ऐसा हो गया था जैसे वो बस रोने लगेगी। सुमन ने अमानत की तरफ देखते हुए कहा, अमानत व्हाट हैपेंड। अमानत ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, हमसे पढ़ाई नहीं हो रही है। सुमन ने उसे घूरते हुए कहा, ठीक है पढ़ाई छोड़ दो, अबीर भाई से कहती हूँ तुम्हारे लिए एक रिक्शा खरीदने के लिए, फिर रिक्शा चलाना। मिडिल क्लास फैमिली इसमें यही होता है, तो अब तुम्हें भी यही करना चाहिए। सुमन की बात सुनकर अमानत ने उसे घूरते हुए कहा, चलो लंच ब्रेक हो गया है, कुछ खा लेते हैं। सुमन ने अमानत की तरफ देखते हुए कहा, चलो वरना कहीं तुम मुझे खुद के साथ पागल ना कर दो। कहते हुए सुमन अमानत का हाथ पकड़कर कैंटीन में आ गई। दोनों कैंटीन में बैठ गए। अमानत ने जाकर जल्दी से अपने लिए पिज्जा बर्गर का ऑर्डर दे दिया और अपने ऑर्डर का इंतजार करते हुए मोबाइल में गेम खेलने लगी। तभी उसे एक साथ कैंटीन में कई सारे लोगों के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। अमानत ने खुद से कहा, ये इस तरह से चिल्ला क्यों रहे हैं, इनको पागलपन का दौरा पड़ा है क्या। अमानत की बात सुनकर सुमन ने दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा, शायद कोई आया है जिसे देखकर ये पागल हो गए हैं। सुमन की बात सुनकर अमानत ने मुंह बनाते हुए कहा, वैसे भी इस कॉलेज में नॉर्मल स्टूडेंट है कहाँ, नॉर्मल होते तो कॉलेज में थोड़ी आते। सुमन ने अमानत की बात सुनकर उसे घूरते हुए कहा, तो इसका मतलब हम दोनों भी नॉर्मल नहीं हैं। अमानत ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, हम दोनों को छोड़कर मेरी जान, वैसे देख लेते हैं कि आखिर कौन है जिसके पीछे लड़कियां पागल हो रही है और इस तरह से चिल्ला रही है जैसे हमारा सुपरस्टार आ गया हो। अमानत की बात सुनकर सुमन ने कहा, देख ही लेते हैं कि आखिर कौन है। कहते हुए वो दोनों कैंटीन के दरवाजे की तरफ देखने की कोशिश करने लगी, पर वहां पर लड़कियों की इतनी भीड़ थी कि वो देख ही नहीं पा रही थी कि आखिर वहां पर है कौन। अमानत ने मुंह बनाते हुए कहा, दिख ही नहीं रहा, खड़े होकर देखते हैं। कहते हुए अमानत अपनी कुर्सी पर खड़ी हो गई। सुमन ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, इडियट लड़की चुपचाप बैठ जाओ, नीचे गिर जाओगी। सुमन की डांट सुनकर अमानत चुपचाप बैठ गई, पर उसे अभी भी देखना था कि ये लड़कियां किसे देखकर इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो रही है। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी लड़कियां धीरे धीरे साइड हट गई और उसका ध्यान दरवाजे से अंदर आ रहे 3 जाने पहचाने चेहरे पर गया। पहले चेहरे को देखते ही उसके मुंह से हैरानी से निकला, छछूंदर। सुमन जो कि उन तीनों को ही देख रही थी, जैसे ही उसका ध्यान उन तीनों पर गया उसके मुंह से अपने आप निकला, ओह गॉड कितने हैंडसम है। कहते हुए उसका ध्यान एक लड़के पर गया जो कि मुस्कुराते हुए सबकी तरफ देख रहा था। उनमें से एक लड़का तो सबके साथ बात कर रहा था और दूसरा बिना किसी एक्सप्रेशन के चुपचाप अंदर आ रहा था। सुमन ने जैसे ही अमानत के मुंह से छछूंदर सुना, उसने पलटकर अमानत की तरफ देखते हुए कहा, व्हाट, इतने हैंडसम लड़कों को तुम छछूंदर कह रही हो। सुमन की बात सुनकर अमानत ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, सुमन ये वही छछूंदर है जिसने हमें परेशान किया, जिसने हमें मोटी कहा, जिसकी वजह से हम रोए, जिसकी वजह से हमने एक दिन जल्दी उठने का कष्ट उठाया। ये वही है जिसकी वजह से हमें गुस्सा आ रहा है। ये वही है सुमन छछूंदर जो बनारस में हमें परेशान कर रहा था। अमानत की बात सुनकर सुमन हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। उसने कहा, तुम कह रही थी कि वो तो हैंडसम नहीं है और ये तो इतना हैंडसम है कि इसे देखकर लड़कियां पागल हो रही है। अमानत तुम्हारी आंखें खराब हो गई या फिर तुम मेरा दिमाग खराब करना चाहती हो। अमानत ने मासूम सा चेहरा बनाकर सदमे में गए हुए इंसान की तरह कहा, लगता है हम पागल हो गए हैं, हमें हॉस्पिटल लेकर चलो, हमें डॉक्टर के पास लेकर चलो, कोई डॉक्टर को बुलाओ।
अमानत की आवाज सुनकर आसपास के सभी लोग उसे देखने लगे। अमानत अजीब अजीब से मुंह बनाकर अस्तित्व को देख रही थी। अस्तित्व का ध्यान भी सीधा अमानत के चेहरे पर गया, जिसे देखकर उसने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, आई एम बैक प्रिंसेस। अमानत को अभी भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि इस वक्त उसके सामने अस्तित्व है। वो बार बार अपनी उंगलियों से अपनी आंखों को मसल रही थी। सुमन ने अमानत की तरफ देखते हुए कहा, अमानत व्हाट आर यू डूइंग? आंखें खराब हो जाएगी। सुमन की बात सुनकर अमानत ने कहा, हमारी आंखें खराब हो चुकी है। क्या सच में वो छछूंदर है? हमें लग रहा है कि वो सच में छछूंदर है। वो यहाँ पर क्या कर रहा है? वो तो कितना बड़ा है, शायद उसका तो कॉलेज कंप्लीट हो चुका होगा। वो क्या टीचर है? पर वो तो इतने बड़े घर में रहता था, वो टीचर कैसे हो सकता है? अमानत लगातार बोल रही थी। वही सुमन मुस्कुराते हुए उसके बगल में खड़े वेदांत को देख रही थी, जो कि प्यारी सी स्माइल के साथ आसपास सभी को देखकर मुस्कुराते हुए उनसे बात कर रहा था। अस्तित्व ने लेफ्ट राइट टर्न होकर वेदांत और सौरभ की तरफ देखा। सौरभ तो लड़कियों को देखकर उन्हें फ्लाइंग किस दे रहा था। अस्तित्व ने उन दोनों को घूरते हुए कहा, यहीं पर रहना है तुम दोनों को। उसकी गुस्से भरी आवाज सुनकर वेदांत ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अरे यार, मैं बात कर रहा था। वैसे भी यहाँ पर खड़े होकर सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही है। ये लड़कियां तो हमें जानती भी नहीं है, फिर भी उनकी ये हालत है। जब इन्हें हमारी रियलिटी पता चलेगी तब क्या होगा? जस्ट इमेजिन। मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं इनको बता दूं कि मैं ही द ग्रेट वेदांत कश्यप हूं, जिसकी दीवानी ये लड़कियां हैं। और मैं ये भी चाहता हूं कि ये भी बता दूं कि तू ही है वो जो चेहरा छुपाकर लड़कियों को अपना दीवाना बना बैठा है। वेदांत की बात सुनकर अस्तित्व ने उसे घूरते हुए कहा, फालतू बकवास करना बंद करो और चलो मेरे साथ। कहते हुए वेदांत तेज कदमों से चलता हुआ अमानत और सुमन की टेबल की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। अमानत ने जब देखा कि वेदांत उसकी तरफ आ रहा है, वो जल्दी से उठकर खड़ी हो गई। सुमन ने उसके हाथ को पकड़कर उसे बिठाते हुए कहा, क्या हुआ? पागलों की तरह बार बार खड़ी क्यों हो रही है? अमानत ने सुमन की तरफ देखते हुए कहा, सुमन, वो सच में छछूंदर है। वो सच में छछूंदर है। वो हमसे बदला लेने के लिए आया है। हम जानते हैं वो कॉलेज में क्या करेगा। देखो, वो लगता है कहीं से स्टूडेंट। उसे देखकर लगता है कि उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई होगी। अमानत की बात सुनकर सुमन ने इरिटेट होते हुए कहा, अरे यार, उसकी मर्जी, जहाँ जाना होगा जब जाना होगा जाएगा। तुम बैठो, पर कुछ भी कहो, लड़के हैंडसम बहुत है यार। आज तो मेरा भी पत्थर दिल पिघलने लगा है। कहते हुए वो मुस्कुराते हुए वेदांत की तरफ देख रही थी। अस्तित्व तेज कदमों से चलता हुआ सीधा उनके बेंच के पास आकर खड़ा हो गया। अमानत, जो कि अब तक चुप थी, अस्तित्व को देखकर उसने अस्तित्व को उंगली दिखाते हुए कहा, छछूंदर, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अस्तित्व ने अमानत की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, पांडा। अमानत ने जैसे ही अपने लिए पांडा सुना, वो गुस्से से अस्तित्व को घूरने लगी। अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, इसका मतलब तुम्हें मैं याद हूं। मुझे लगा कि तुम मुझे भूल गई। अमानत अभी भी घूर घूर कर अस्तित्व को देख रही थी। सुमन को यकीन हो गया था कि अमानत जिसके बारे में कह रही थी कि वो बिल्कुल भी हैंडसम नहीं है, वो अस्तित्व ही है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अमानत अस्तित्व जैसे हैंडसम बंदे को कह रही थी कि वो दिखने में खराब है। उसने खुद से कहा, लगता है इस लड़की का दिमाग खराब हो चुका है। इसे बस उस अपने सुपरस्टार का आधा चेहरा देख कर के प्यार हो गया और इतने हैंडसम चेहरे को देखकर इसे ये खराब लग रहा है। ओह गॉड, पता नहीं इस लड़की के दिमाग में क्या चल रहा है। सोचते हुए वो मुस्कुराने लगी। अब तक वेदांत और सौरभ भी उनके पास आ गए थे। वेदांत को देखकर सुमन ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, हेलो, आपका नाम क्या है? वेदांत ने सामान की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, वेदांत कश्यप, और आपका? सुमन ने भी प्यारी से मुस्कुराहट के साथ कहा, सुमन श्रीवास्तव। सौरभ ने उनके पास आकर अपने बालों पर अदा से हाथ फेरते हुए कहा, हेलो, मेरा नाम सौरभ जोशी है। सुना तो होगा ही। सौरभ की बात सुनकर सुमन ने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, हाँ सुना ना, अभी अभी सुना तुम्हारे मुंह से। सुमन की बात सुनकर सौरभ के चेहरे का रंग उड़ गया। वहीं वेदांत अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। सुमन ने वेदांत की तरफ देखते हुए कहा, आप स्टूडेंट हो क्या? वो कुछ कहता इससे पहले ही अमानत, जो कि अस्तित्व को गुस्से से घूर रही थी, उसने चिल्लाते हुए कहा, यहाँ से दफा हो जाओ छछूंदर, हमें फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ हो, कब हो, कैसे हो।
बस हमसे दूर रहो, जब भी तुम्हें देखते हैं गुस्सा आता है। तुम्हारा सर फोड़ने का दिल करता है, तुम्हारे दांत तोड़ने का दिल करता है, इसलिए गेट लॉस्ट, यहाँ से तुम और तुम्हारी ये जोकर की टोली चले जाओ यहाँ से। अमानत की बात सुनकर सुमन ने खुद से कहा, क्यों ये लड़की मेरी लव स्टोरी स्टार्ट होने से पहले खत्म करना चाहती है। इतने सालों के बाद पहली बार कोई पसंद आया है, मैं इसे खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। सोचकर सुमन ने अमानत के हाथ को पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा, अमानत मेरी जान क्यों चिल्ला रही हो? कितने हैंडसम हैं ये तीनों, कितने प्यारे हैं। हमारे कॉलेज में नए हैं, हमें उनके साथ इस तरह से बर्ताव नहीं करना चाहिए। सुमन की बात सुनकर अमानत ने गुस्से से कहा, हमें ये पसंद नहीं है मतलब नहीं है। अमानत की बात को इग्नोर करके सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप तीनों हमारे साथ टेबल पर बैठना चाहेंगे? सुमन की बात सुनकर अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पास शायद दिमाग है। अस्तित्व की बात सुनकर सुमन ने उसे घूरते हुए कहा, क्या मतलब है? सुमन की बात सुनकर अस्तित्व ने नॉर्मल लहजे में कहा, क्योंकि ये लड़की बिना दिमाग के पैदा हो गई है, इसके पास दिमाग नहीं है, पर तुम्हारी बातें सुनकर लग रहा है कि तुम इंटेलिजेंट हो। अपनी तारीफ सुनकर सुमन खुश हो गई, वही खुद के लिए बिना दिमाग की सुनकर अमानत गुस्से से उबलने लगी। उसने चिढ़ते हुए कहा, यहाँ से भाग जाओ वरना हम तुम्हारा सर फोड़ देंगे। अमानत की बात सुनकर सुमन ने धीरे से कहा, अमानत प्लीज शांत हो जा, मुझे ये लड़का बहुत पसंद आ गया है यार। थोड़ी तो इन्फॉर्मेशन निकालना, अपनी दोस्त के लिए चुप हो जा, सिर्फ मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए। सुमन की बात सुनकर अमानत उसे गुस्से से घूरते हुए चुपचाप बैठ गई। अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं मिस? अस्तित्व के सवाल पर सुमन ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, सुमन श्रीवास्तव। सुमन की बात सुनकर अस्तित्व मुस्कुराने लगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ पर बैठ जाएं हम। कहते हुए उसने वेदांत और सौरभ की तरफ देखा। वो दोनों पहले ही बैठ चुके थे, अस्तित्व भी बैठ गया। अस्तित्व अमानत के सामने ही बैठा हुआ था। अमानत अपने हाथ में चम्मच पकड़कर उसे बर्गर पर ऐसे चला रही थी जैसे वो अस्तित्व की गर्दन काट रही हो। अमानत के चेहरे पर इस वक्त गुस्सा नजर आ रहा था, जिसे देखकर अस्तित्व के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। सुमन ने वेदांत की तरफ देखते हुए कहा, आप क्या करते हैं? क्या आप सच में स्टूडेंट हैं? आपको देखकर लगता है जैसे आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर चुके हैं। सुमन की बात सुनकर वेदांत में मुस्कुराते हुए कहा, एक्चुअली हम तीनों ने अपनी पढ़ाई को बीच में स्किप करके अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लिया था और अब हम हमारी ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहते हैं, इसलिए हमने कॉलेज में एडमिशन लिए हैं। हालांकि हमारी पढ़ाई की उम्र बीत गई है, पर सुना तो होगा ही ना कि जब जागो तभी सवेरा। वेदांत की बात सुनकर सुमन ने अपने दोनों हाथों को गाल पर रखकर मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बिल्कुल। वैसे भी आपको देखकर कोई नहीं कहेगा कि आपकी पढ़ाई की उम्र निकल चुकी है। इनफैक्ट मैंने तो अपने पूरे कॉलेज में आप तीनों जितने हैंडसम लड़के देखे ही नहीं। सुमन की बात सुनकर वेदांत मुस्कुराने लगा। सौरभ ने सुमन की तरफ देखते हुए कहा, मेरे बारे में क्या ख्याल है मिस बॉडीगार्ड? सुमन जो कि मुस्कुराते हुए वेदांत की तरफ देख रही थी, जैसे ही उसने सौरभ के मुंह से खुद के लिए बॉडीगार्ड सुना, उसने गुस्से से कहा, क्या कहा? सौरभ ने हंसते हुए कहा, कुछ नहीं कुछ नहीं। सुमन ने गुस्से से अपने हाथ में कांटे का चम्मच पकड़ते हुए कहा, बेफिजूल में मेरे बारे में बकवास की ना तो तुम्हारी जुबान काट दूंगी। सुमन की बात सुनकर सौरभ ने हैरानी से कहा, ये तो बिल्कुल इस जंगली राक्षस की तरह धमकी देती है। कितनी खतरनाक है ये चुड़ैल जैसी दिखने वाली लड़की। कहते हुए सौरभ चुपचाप बैठ गया। अस्तित्व मुस्कुराते हुए अमानत की तरफ देख रहा था, जो कि अपना चेहरा नीचे झुकाकर गुस्से से बर्गर को ऐसे काट रही थी जैसे सच में उसकी गर्दन काट रही हो। उसने अभी तक बर्गर का एक टुकड़ा भी नहीं खाया था, बस उसे काट रही थी। अस्तित्व मुस्कुराते हुए अमानत की तरफ देख रहा था। उसने धीरे से अपना चेहरा अमानत के चेहरे के करीब झुकाते हुए कहा, अगर तुम्हें नहीं खाना तो मैं खा सकता हूँ। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए कुछ कहने की कोशिश की, तभी अस्तित्व ने उसकी प्लेट को अपनी तरफ खींच लिया और उसके बर्गर को उठाकर खाने लगा। अमानत ने जैसे ही ये दिखा, उसने चिल्लाते हुए कहा, हमारा बर्गर। उसे इस तरह से चिल्लाते हुए देखकर अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने खा लिया। अमानत ने गुस्से से कहा, हम तुम्हारी जान ले लेंगे। सुमन ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं खरीद के दे देती हूँ तुझे, बैठ जा बैठ जा।
सुमन की बात सुनकर अमानत गुस्से से उसे घूरने लगी। सुमन ने प्यारी सी आवाज में कहा, अमानत प्लीज मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए। अमानत गुस्से से बैठ गई। इस वक्त वो गुस्से से ऐसे अस्तित्व को घूर रही थी जैसे उसका खून पी लेगी। अस्तित्व मुस्कुराते हुए जानबूझकर धीरे धीरे बर्गर खा रहा था। बर्गर से कुछ मेयोनीज तो उसके होठों पर भी लग चुकी थी। अमानत उसे गुस्से से घूर रही थी। तभी उसका ध्यान अस्तित्व के होठों की मुस्कुराहट की तरफ गया। उसके होंठ इतने पतले और इतने सॉफ्ट थे कि उसे देखकर किसी लड़की की नियत आसानी से फिसल सकती थी। अमानत जो कि उसे घूर रही थी, अचानक से उसकी नज़रें चेंज हो गई। उसने खुद से कहा, ये कितना हैंडसम लग रहा है, ये कितना सेडक्टिव लग रहा है। क्या ये हमें बहकाना चाहता है? क्या इसके दिमाग में कुछ चल रहा है? सोचते हुए अमानत अपने नाखून चबाने लगी। अस्तित्व ने बर्गर खत्म करके मुस्कुराते हुए कहा, बहुत टेस्टी था, शायद किसी के हाथ लगाने की वजह से। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर के गुस्से से कहा, क्या ये हमें इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है? पर इस छछूंदर की तो गर्लफ्रेंड है ना, गर्लफ्रेंड होने के बाद भी हमारे जैसी खूबसूरत लड़की के साथ फ्लर्ट करता है, इसे किलो भर पाप लगेगा। सोचते हुए अमानत ने गुस्से से पलटकर अस्तित्व को उंगली दिखाते हुए कहा, अब तुमने बर्गर खा लिया ना, दफा हो जाओ यहाँ से। अमानत की बात सुनकर वेदांत ने धीरे से कहा, पर अब तक हमने तो नहीं खाया अमानत। वेदांत की बात सुनकर अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, उसे तुम लोगों से क्या मतलब? उसे तो सिर्फ मुझसे मतलब है ना अमानत। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने गुस्से से कहा, तुम तीनों लंगूर बंदर भागो यहाँ से, हमें तुम में से किसी से कोई मतलब नहीं है। बनारस से तुम लोगों की वजह से जल्दी आ गए, हमें क्या पता था कि यहाँ पर आकर तुम लोग हमें यहाँ पर मिल जाओगे। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, वो क्या है ना, डेस्टिनी जिनका मिलना होता है उनको मिला ही देती है। शायद तुम्हारी डेस्टिनी में हम तीनों लिखे हुए थे, इसलिए हम तीनों तुम्हें वापस मिल गए। सुमन ने अस्तित्व की बात सुनकर वेदांत की तरफ देखकर खोए हुए अंदाज में कहा, हाँ, मुझे भी लगता है कि डेस्टिनी आप तीनों को हमसे मिलवाना चाहती थी, वैसे इसे नहीं भी मिलवाती तो भी चलता। कहते हुए उसने सौरभ की तरफ देखा और प्यार से वेदांत की तरफ देखते हुए कहा, आपको क्या पसंद है? वेदांत ने सुमन की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, कुछ भी जो खाने लायक हो। कहते हुए वो सैंडविच खाने लगा। सौरभ ने पिज्जा स्लाइस खाते हुए कहा, ये खाओगी अमानत? अमानत ने जैसे ही उसकी बात सुनी, उसने गुस्से से उसकी प्लेट को छीन लिया और ऐसे पिज्जा खाने लगी जैसे उसने कभी कुछ खाया ही नहीं। सौरभ हैरानी से अमानत की तरफ देख रहा था। उसके हाथ में सिर्फ एक स्लाइस था और अमानत बाकी तीनों स्लाइस और ले चुकी थी। उसने रोने जैसी आवाज में कहा, वो मेरे हैं। अमानत ने गुस्से से कहा, तुम्हारा दोस्त हमारा बर्गर खा गया इसलिए अब ये हमारा है। कहते हुए वो पिज्जा चबाते हुए अस्तित्व को घूरने लगी। अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता हूँ कि तुम पिज्जा की जगह पर मुझे खाना चाहती हो, मुझे तुम खा सकती हो पर तुम मुझे चबा नहीं पाओगी, तुम्हारे दांत कमजोर हैं ना, बूढ़ी औरत की तरह। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने गुस्से से कहा, पहले तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े करेंगे और उसके बाद एक एक करके तुम्हारे टुकड़ों को पका पका कर खाएंगे। अमानत की बात सुनकर सौरभ ने चिल्लाते हुए कहा, इसका मतलब तुम सच में पिशाचिनी हो, नरभक्षी डायन जो इंसान खाती है। वो इतनी जोर से चिल्लाया था कि कैंटीन में मौजूद सभी लोगों का ध्यान उन लोगों की तरफ चला गया। अमानत ने दांत पीसते हुए कहा, हम तुम्हारा खून कर जाएंगे जंगली पागल आदमी। सौरभ ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, मैं जंगली नहीं हूँ, मैं तो क्यूट सा प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा बच्चा हूँ, हालांकि ये जंगली आदमी है जिसे तुम खाना चाहती हो, नरभक्षी चुड़ैल। अमानत का गुस्सा देखकर सौरभ ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, वो मैंने कुछ नहीं कहा, वो गलती से मिस्टेक हो गई। बच्चे को माफ कर दो, तुम तो कितनी प्यारी हो, कितनी अच्छी हो। अमानत ने गुस्से से टेबल पर रखा हुआ कॉफी का मग उठाया और सारी की सारी कॉफी सौरभ के ऊपर डाल दी। सौरभ बेचारा जो कि ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, क्या किया तुमने? अमानत ने गुस्से से टेबल पर रखे हुए कांटे के चम्मच को उठाकर सौरभ को दिखाते हुए कहा, नरभक्षी दिखते हैं ना हम तुम्हें? तो अब तुम्हें बताते हैं कि नरभक्षी किसे कहते हैं। अमानत के हाथ में कांटे का चम्मच देखकर सौरभ की सिटी पिट्टी गुल हो गई। उसने डरते हुए कहा, कैसी हरकत कर रही हो? दूर रहो मुझसे। मासूम से बच्चे के साथ ऐसा कोई करता है भला?
बचा लो रे भगवान, कहते हुए सौरभ वहां से भाग गया। सभी लोग हैरानी से अमानत और उन तीनों हैंडसम लड़कों को देख रहे थे। सारी लड़कियां जब से वो आए थे उनके आगे पीछे घूम रही थी और अमानत उनके साथ इस तरह से बर्ताव कर रही थी। सुमन ने अमानत के हाथ को पकड़कर उसे घूरते हुए कहा, कैसी हरकतें कर रही हो तुम? वो हमारे कॉलेज में नए नए आए हैं, वो हमारे लिए मेहमान की तरह है। सुमन की बात सुनकर अमानत ने गुस्से से कहा, तो मेहमानों की सेवा करो तुम, हमें नहीं करनी है। कहते हुए अमानत पैर पटकते हुए गुस्से से वहां से चली गई। उसने पीछे पलटकर अस्तित्व की तरफ देखा। अस्तित्व टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ जाती हुई अमानत को देख रहा था। अमानत को नाराज होकर जाते हुए देखकर सुमन जल्दी से उठकर खड़ी हो गई। उसने वेदांत की तरफ देखते हुए कहा, वो क्या है ना, मेरी फ्रेंड थोड़ी सी पागल है, आप उसकी बात पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए। आप लोग अपना लंच कीजिए, हम बाद में मिलते हैं, मेरा नाम याद रखना सुमन। कहते हुए सुमन अमानत के पीछे भाग गई। उसके जाते ही वेदांत ने अस्तित्व की तरफ देखते हुए कहा, क्यों उस बेचारी के पीछे पड़े हो? सीधे सीधे उसे बता क्यों नहीं देते कि तुम उसके प्रिंस चार्मिंग हो? वेदांत की बात सुनकर अस्तित्व ने उसे घूरते हुए कहा, जब वो मुझे भूल चुकी है तो उसे ये बताकर क्या फायदा कि मैं उसका प्रिंस चार्मिंग हूँ। उसे याद ही नहीं है कि प्रिंस चार्मिंग कौन था और कौन नहीं। और मैंने कल उसे बताया था कि मैं ही उसका सुपरस्टार हूँ, बट उसने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। अब तुम बताओ कि मैं क्या करूं? अस्तित्व की बात सुनकर वेदांत ने कहा, तो सबूत के साथ उसे बताओ कि तुम ही उसके प्रिंस चार्मिंग हो। खैर ये सब छोड़ो, चलो, सब लोग हमें ही घूर घूर कर देख रहे हैं। ये लड़कियां तो मुझे ऐसे देख रही है जैसे कच्चा निगल जाएगी, और तुम्हें तो ऐसे देख रही है जैसे मौका मिलते ही तुम्हारी इज्जत लूट लेंगी। कहते हुए उसने अपनी हंसी को कंट्रोल किया और वहां से जाने लगा। अस्तित्व ने घूर कर वेदांत की तरफ देखा और वो भी उसके पीछे पीछे चला गया। कुछ देर बाद अमानत मुंह बनाकर क्लास में बैठी हुई थी। सुमन ने प्यार से कहा, अमानत, मेरी प्यारी सी अमानत, मुझसे गुस्सा हो? अमानत ने गुस्से से कहा, लड़के को देखकर दोस्त का साथ छोड़ दिया, तुम धोखेबाज हो। तुमसे अच्छा तो कियान है, कम से कम वो ऐसा नहीं करेगा। अमानत की बात सुनकर सुमन ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, तुम तो जानती हो ना कि मुझे आज तक कभी कोई लड़का पसंद नहीं आया। पहली बार मुझे कोई लड़का पसंद आया था तो मैं ऐसे कैसे उसे अपने हाथ से जाने दे सकती थी? और वैसे भी मैंने ऐसा क्या कर दिया? मैंने तो बस उससे उसका नाम ही पूछा है। मैं बस उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहती थी। तुमने देखा नहीं वो कितना हैंडसम था? मैं क्या करूं यार, उसे देखकर मेरा दिल ऐसे नाचने लगता है जैसे सच में किसी ने मेरे सामने सबसे बेशकीमती चीज रख दी हो। वैसे बताओ ना, उसकी और मेरी जोड़ी कैसी लगेगी? कहते हुए सुमन शर्माने लगी। सुमन की बात सुनकर अमानत ने मुंह बनाकर उसकी तरफ देखा। हालांकि वो जानती थी कि सुमन को कभी कोई लड़का पसंद नहीं आता है, इसलिए इस बार अगर उसे कोई पसंद आया है तो ये कोई नॉर्मल बात नहीं हो सकती। अमानत ने कुछ सोचते हुए कहा, देखो, वो छछूंदर तो हमें बिल्कुल नहीं पसंद। रही बात उस दूसरे गधे की जिसके ऊपर हमने कॉफी डाली थी, हमें वो भी नहीं पसंद क्योंकि वो बेफिजूल में कुछ भी बोलता रहता है। पर जिसकी बात तुम कर रही हो, हाँ, क्या नाम है उनका? वेदांत, उन्होंने हमारे साथ बुरा बर्ताव नहीं किया, उन्होंने हमें कुछ बुरा कहा भी नहीं, तो हम कह सकते हैं कि उन तीनों में सबसे अच्छे वो है। अगर तुम्हें सच में वो पसंद है तो हम कोशिश कर सकते हैं उन्हें तुम्हारे लिए इम्प्रेस करने की। अमानत की बातें सुनकर सुमन ने खुशी भरी आवाज में अमानत की तरफ देखकर उसे गले लगाते हुए कहा, अमानत, अमानत, लव यू मेरी जान। तू जानती नहीं कि उसे देखकर कैसे मेरा दिल धक 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 करता है। ऐसा लगता है जैसे उसकी इज्जत लूट लूं, उसको किडनैप कर लूं। अमानत ने हैरानी से अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, एक दिन में एक नज़र में तुझे इतना प्यार हो गया? सुमन ने अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे पर रखकर मुस्कुराते हुए कहा, अरे यार, कितना क्यूट चेहरा था ना उसका। उसका चेहरा याद करके अभी भी मेरी धड़कनें तेजी से धड़क रही है। बता नहीं सकती मैं तुम्हें कि इस वक्त मैं क्या महसूस कर रही हूँ। वो दोनों बात कर ही रही थी कि क्लास में टीचर की एंट्री हो गई। टीचर की एंट्री होते ही सुमन ने बात करना बंद कर दिया और पढ़ाई पर ध्यान देने लगी। हालांकि आज लेक्चर में उसका भी ध्यान नहीं लग रहा था। 2-3 बार तो टीचर ने खुद उसे डांटा, जबकि वो जानते थे कि सुमन पढ़ाई में कितनी अच्छी है, पर आज उसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं था। आखिर में टीचर से 2-3 बार डांट खाने के बाद सुमन ने पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान देना शुरू कर दिया। लेक्चर खत्म होने के बाद अमानत ने हैरानी से कहा, तुम क्या सोच रही थी?
तुम्हें टीचर ने 2 बार डांटा। पहली बार ऐसा हुआ है जब तुम्हें किसी टीचर ने डांटा हो। अमानत की बात सुनकर सुमन ने खोए हुए अंदाज में कहा, पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है। जान के भी अनजाना कैसा मेरा यार है, उसे देख देख कर दिल नहीं भरता और उसे याद करके मेरा दिल नाचने को करता है। उसे याद कर करके मैं पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रही थी, मुझे डांट आज मेरे वेदांत की वजह से पड़ी है। वेदू कितना प्यारा नाम है ना, सुमन का वेद। अमानत हैरानी से सुमन की तरफ देख रही थी जिसने अपना नाम भी वेदांत के नाम के साथ जोड़ लिया था। उसने सुमन के दोनों हाथों को पकड़ते हुए कहा, सुमन मेरी आंखों में आंखें डालकर मेरी तरफ देखो, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम वही सुमन हो जो लड़कों का मुंह तोड़ती है। तुम वही सुमन हो जो लड़कों को देखकर ऐसे चिढ़ती है जैसे उसके सामने किसी ने एटम बम रख दिया हो। अमानत की बात सुनकर सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे यार आज तक मैं कहती थी ना कि तुम बेफिजूल में अपने सुपरस्टार के प्यार में पागल हो, पर अब मुझे एहसास हो रहा है कि प्यार होने के लिए एक पल ही काफ़ी होता है और एक पल में मुझे भी वही वाला प्यार हो चुका है जैसे तुझे सालों से तेरे सुपरस्टार से हुआ है। सुमन की बात सुनकर अमानत ने मुस्कुराते हुए कहा, अब यकीन हुआ ना तुम्हें कि प्यार कितना खतरनाक है। एक बार जिस इंसान से प्यार हो जाए दिन रात बस उसी के बारे में सोचते रहने का दिल करता है, जैसे हम हमारे सुपरस्टार के बारे में सोचते हैं। अब तुम भी अपने वेदांत के बारे में सोचना। कहते हुए अमानत सुमन को चिढ़ाने लगी। सुमन ने मुंह बनाते हुए कहा, अब चिढ़ाना बंद करो, वैसे भी मैं इतनी ज्यादा मोटी हूँ, क्या वो मुझे पसंद करेगा? सुमन की बात सुनकर अमानत ने हैरानी से कहा, क्या कहा तुमने? तुम मोटी हो? सुमन बिल्कुल भी मोटी नहीं थी, पर वो नॉर्मल लड़कियों के मुकाबले हाइट में ज्यादा थी। उसकी बॉडी भी अच्छी खासी थी, उसकी हाइट वेदांत के आसपास ही थी। सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानती हूँ कि मैं मोटू नहीं हूँ, पर जिस तरह से लड़के मुझसे डरते हैं कहीं वो भी मुझसे डरने लगा तो? नहीं नहीं, अगर वो मुझसे डरने लगेगा तो मैं उसके साथ रोमांस कैसे करूँगी? कहते हुए सुमन की आंखें तारों की तरह चमकने लगी। सुमन की बात सुनकर अमानत ने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हें रोमांस करना है? अमानत की बात सुनकर सुमन ने दांत दिखाते हुए कहा, हाँ यार रोमांस करना है। खैर ये सब छोड़ो, लेक्चर पर ध्यान देते हैं। कॉलेज छूटने के बाद मुझे अपने वेदांत से मिलने के लिए जाना है। मैंने तो उसका नंबर भी नहीं लिया तेरी वजह से। गुस्सा होकर अगर तू वहां से नहीं आती तो अब तक मैंने नंबर ले लिया होता। कितना अच्छा होता ना नंबर ले लेती, साथ में घूमने की प्लान बनाती, उसके साथ बात करती। पर खैर कोई बात नहीं, बहुत मौके आएंगे। पहले मुझे इन सभी चुड़ैलों को वार्निंग देनी होगी कि कोई भी मेरे वेदांत की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा, वरना जिस तरह से उसके आने पर लड़कियां जोर जोर से चिल्ला रही थी, मुझे यकीन है कि ये सारी चुड़ैलें मेरे वेदांत के पीछे पड़ जाएगी। इन्हें पहले ही वार्निंग देनी होगी। इनमें से अगर किसी ने भी मेरे वेदांत को मुझसे दूर करने की कोशिश की तो उनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं। सुमन की बात सुनकर अमानत ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है मैं समझ गई। इसी तरह से 2 और लेक्चर अटेंड करने के बाद कॉलेज की छुट्टी हो चुकी थी। अमानत और सुमन इस वक्त कॉलेज गेट से बाहर आ रही थी। सुमन ने अमानत की तरफ देखते हुए कहा, मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ, मुझे कुछ किताबें वापस करनी है। लाइब्रेरियन ने कहा था कि 2 दिन में वापस कर देना। मैंने ऑलरेडी 2 दिन पहले वापस करने का प्रॉमिस किया था पर अब तक नहीं किया। वो पक्का मुझ पर गुस्सा करेगा। मेरे साथ आओगी? लाइब्रेरी का नाम सुनकर अमानत ने अपने दोनों हाथ हवा में करते हुए कहा, हमें लाइब्रेरी से सख्त नफरत है, इसलिए लाइब्रेरी तो हम नहीं आने वाले। तुम जाओ, हम अभी आते हैं, वॉशरूम जाना है। सुमन ने अपना सर हिलाया और लाइब्रेरी में चली गई। अमानत भी झूमती झूमती वॉशरूम की तरफ चली गई। वॉशरूम के पास आकर उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे है। उसके पीछे पलटकर देखा तो कोई भी नहीं था। ये देखकर उसने मुंह बनाते हुए कहा, लगता है हमारा दिमाग खराब हो गया है। कहते हुए वो वॉशरूम के अंदर घुस गई। जैसे ही वो वॉशरूम के अंदर आए अचानक से वॉशरूम की लाइट बंद हो गई। अमानत ने घबराते हुए कहा, लाइट्स। उसने इतना कहा ही था कि किसी ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब खींच लिया। अमानत ने डरते हुए अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो उसे 2 जानी पहचानी आंखें नजर आई। कुछ देर तक उन आंखों में देखने के बाद अमानत ने हैरानी से कहा, छछूंदर तुम क्या कर रहे हो? तुम छोड़ो हमें, छोड़ो, क्या कर रहे हो तुम? अमानत की बात सुनकर अस्तित्व, जो कि इस वक्त उसके बेहद करीब था, उसने बेहद धीमी आवाज में कहा, अमानत। अस्तित्व की आवाज इतनी मदहोश भरी थी कि अमानत बस खाई हुई नजरों से उसे देख रही थी।
अस्तित्व के होंठ धीरे धीरे अमानत के होठों की तरफ झुक रहे थे। उसके हाथों की पकड़ अमानत की नाजुक सी कमर पर मजबूत थी। अमानत ने धीरे से कहा, क्या कर रहे हो? अस्तित्व ने उसके होठों के बेहद करीब अपने होंठ लाकर बेहद दिलकश मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम्हारे टेस्टी लिप्स को टेस्ट कर रहा हूँ, क्या मैं तुम्हारे टेस्टी लिप्स को टेस्ट कर सकता हूँ? अस्तित्व की बात सुनकर अमानत की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो कुछ कहती इससे पहले ही अस्तित्व के होंठ उसके होठों से टच हो चुके थे। अमानत ने हैरानी से उसे खुद से दूर करने की कोशिश की, पर अस्तित्व की पकड़ अमानत पर मजबूती थी। वो पैशनेक तरीके से अमानत के होठों पर किस कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे आज वो अमानत के होठों को पूरी तरह से अपना बना लेगा। अमानत उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, पर धीरे धीरे अस्तित्व की किस में वो भी बहकती चली गई और उसकी भी आंखें बंद हो गई। उसे किस करना तो नहीं आ रहा था, पर वो अस्तित्व की तरह उसके होठों को चूमने की कोशिश कर रही थी। काफी देर के बाद अस्तित्व ने अमानत के होठों पर हल्के से बाइट करके उसके होठों को अपने होठों की गिरफ्तार से आज़ाद करके उसके माथे से अपना माथा जोड़ते हुए कहा, अमानत, जब भी मैं तुम्हारे करीब आता हूँ, जब भी तुम्हारे होठों को देखता हूँ, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या हो जाता है। मुझे बस तुम्हारे होठों की तलब महसूस होती है। दिल करता है कि हर वक्त हर पल इन्हें चूमता रहूं, हर वक्त हर पल। अस्तित्व की आवाज़ सुनकर अमानत जैसे होश में वापस आई। उसने हैरानी से अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो उसे महसूस हुआ कि अभी अभी उसके साथ अस्तित्व ने क्या किया है। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि अस्तित्व ने जबरदस्ती उसे किस किया है, अमानत ने पूरी ताकत लगाकर उसे खुद से दूर धक्का दिया और गहरी सांस लेते हुए कहा, ये क्या किया तुमने? अस्तित्व अभी भी मुस्कुराते हुए अमानत की तरफ देख रहा था। अमानत ने गुस्से से अस्तित्व की कॉलर को पकड़कर चिल्लाते हुए कहा, क्या किया तुमने? अस्तित्व ने बेहद धीमी आवाज में कहा, अपनी स्वीटहार्ट को किस। उसने इतना कहा ही था कि अमानत ने अपना छोटा सा हाथ उसके गाल पर जोर से मारते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अमानत के अचानक से थप्पड़ मारते ही अस्तित्व की आंखें गहरी हो गई। अमानत ने गुस्से से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसने इतना कहा ही था कि अस्तित्व ने उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसकी पीठ के पीछे मरोड़ते हुए कहा, हाउ डरे यू? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? कहते हुए अस्तित्व के हाथों की पकड़ अमानत के नाजुक से हाथों पर मजबूत हो गई। अमानत ने गुस्से से कहा, जैसे तुम्हारी हिम्मत हुई हमें किस करने की? अमानत की बात सुनकर अस्तित्व के हाथों की पकड़ उसके हाथों पर ढीली हो गई। उसने अमानत की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, अगली बार से कभी तुम्हें किस नहीं करूंगा, कभी तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, कभी भी नहीं। कहते हुए अस्तित्व वहां से जाने लगा। अमानत ने गुस्से से कहा, ऐसे कैसे बदतमीज इंसान, हम तुम्हें इतनी आसानी से कैसे छोड़ देंगे? तुमने बिना इजाजत के हमारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है, तुम एक घटिया इंसान हो। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने झटके से पलटकर एक हाथ से उसके बालों को पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाते हुए कहा, तुम्हें पता है घटिया इंसान कहा किसे जाता है? घटिया इंसान सिर्फ किस नहीं करता, घटिया इंसान सिर्फ किस करके नहीं छोड़ता बल्कि बहुत कुछ करता है, और अभी तो मैंने कुछ नहीं किया है, इसलिए अगली बार से घटिया वर्ड का इस्तेमाल करने से पहले ये जरूर जान लेना कि आखिर घटिया वर्ड का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है। कहते हुए अस्तित्व ने झटके से अमानत के बालों को छोड़ दिया और वहां से बाहर चला गया। वहीं अमानत हैरानी से जाते हुए अस्तित्व को देख रही थी। उसे अस्तित्व की आंखों में गुस्सा नजर आ रहा था, जिस वजह से उसकी बॉडी घबराहट की वजह से कांप रही थी। वही बाहर आकर अस्तित्व ने जोर से दीवार पर हाथ दे मारा। उसने अपने गाल पर हाथ रखकर दीवार की तरफ देखते हुए कहा, तुमने बहुत गलत किया। तुम्हें मुझे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। तुम्हारी जगह पर अगर कोई और होता तो शायद अब तक उसका हाथ उसके जिस्म से अलग हो चुका होता, पर मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करता सिली गर्ल, बिकॉज आई लव यू। कहते हुए अस्तित्व तेज कदमों से वहां से चला गया। वहीं अमानत अभी भी अपनी जगह पर मूर्ति की तरह खड़ी थी। उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था, न वो खुद बाहर आ रही थी। काफी देर के बाद उसे एहसास हुआ कि उसके साथ अभी अभी क्या हुआ है, और उसने अभी अभी क्या किया है। उसने अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को ढककर गहरी गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं, ये सब कुछ सपना था, ये सब कुछ सपना था। कहते हुए उसने अपने होठों को टच करके देखा तो उसे अपने होठों पर तेज दर्द महसूस हुआ, साथ ही उसे अपनी बाजुओं पर भी तेज दर्द महसूस हो रहा था। कुछ देर के बाद जैसे तैसे खुद को संभाल कर अमानत बाथरूम से बाहर आ गई।
इस वक्त उसके कदम डगमगा रहे थे, उसकी बॉडी कांप रही थी। उसके होठों पर भी हल्का हल्का खून लगा हुआ था। उसने खुद से कहा, वो अजीब तरह से बर्ताव क्यों करता है? वो हमारे करीब क्यों आता है? वो जब भी हमारे करीब आता है हमें अजीब सा क्यों लगता है? ऐसा लगता है जैसे हम उसे जानते हैं, ऐसा लगता है जैसे हम चाहते हैं कि वो हमारे करीब आए। ऐसा क्यों लगता है? हमारे साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है? अमानत खुद से बातें करते हुए चल रही थी। तभी उसे सुमन की आवाज़ सुनाई दी, अमानत बाथरूम में तुम सोने के लिए गई थी क्या? सुमन की आवाज़ सुनकर अमानत ने जल्दी से अपने आप को संभाल कर गहरी सांस लेकर खुद को शांत किया, पर अभी भी उसकी आंखों में हल्की नमी थी। उसे अस्तित्व की आवाज़ अपने कानों में गूंजती हुई महसूस हो रही थी, आज के बाद अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा, न तुम्हारे करीब आऊंगा। अस्तित्व की ये बात याद करके उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही हो। अमानत के चेहरे की तरफ देखकर सुमन ने कहा, अमानत तुम ठीक हो ना? अमानत ने अपना सर हिलाकर सुमन को गले लगाते हुए कहा, सुमन हमें घर चलना है, प्लीज चलो ना। एक्स। अमानत की हरकत देखकर सुमन ने कंफ्यूज होकर उसे खुद से दूर करके उसका चेहरा अपने हाथों में भरते हुए कहा, अमानत कुछ हुआ है क्या? बताओ मुझे। अमानत ने सुमन को फिर से गले लगाते हुए कहा, हमने कहा ना कुछ नहीं हुआ, हमें बस घर चलना है, प्लीज चलो ना। सुमन ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, ठीक है चलो। कहते हुए सुमन ने अमानत का हाथ पकड़ लिया और उसे लेकर पार्किंग एरिया में आ गई। अमानत की नज़रें ना चाहते हुए भी अस्तित्व और उसके दोस्तों को ढूंढ रही थी। अमानत ने धीरे से कहा, क्या तुम अपने वेदांत से मिली? अमानत की बात सुनकर सुमन ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ थोड़ी देर पहले ही। मैंने तो नंबर भी ले लिया और उन्होंने भी मुझसे मेरा नंबर मांगा। मुझे लगता है कि वो भी मुझ में इंटरेस्टेड है क्योंकि इतनी सारी खूबसूरत लड़कियां उनके पीछे पीछे घूम रही थी पर उन्होंने किसी से बात नहीं की। यहाँ तक कि किसी को भाव भी नहीं दिया, पर उन्होंने स्पेशली मुझसे मेरा नंबर मांगा है। तुम सोच भी नहीं सकती कि इस वक्त मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ। सुमन लगातार बोलती जा रही थी। वही अमानत चुपचाप दूर खड़े अस्तित्व को देख रही थी। उसका ध्यान अस्तित्व पर चला गया था जो कि कुछ दूरी पर खड़ा था और शायद सौरभ और वेदांत से बात कर रहा था। अमानत ने अपने धड़कते दिल पर हाथ रखते हुए कहा, आपको थप्पड़ मारने के बाद हमें तकलीफ क्यों हो रही है? जबकि आप गलत हैं, आप इस तरह से हमें किस कैसे कर सकते हैं? आप क्या हमें कोई भी किस नहीं कर सकता क्योंकि हमने ये हक हमारे मिस्टर सुपरस्टार के लिए संभाल के रखा है। हालांकि उस दिन गलती से किसी ने हमारे होठों को चूम लिया था पर अब हम उस गलती को सुधार नहीं सकते। पर आपने हमारी दूसरी किस चुरा ली, ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? हमने हमारी दूसरी किस हमारे सुपरस्टार के साथ करने के बारे में सोचा था। सोचते हुए अमानत अस्तित्व के चेहरे को ठीक से देखने की कोशिश करने लगी। उसे बस अस्तित्व की गुस्से से लाल आंखें नजर आई जिसे देखकर उसके हाथों की पकड़ सुमन पर मजबूत हो गई। सुमन जो कि अपनी ही धुन में बोलती जा रही थी, अमानत के हाथों की मजबूत पकड़ महसूस करके उसने अमानत की तरफ देखते हुए कहा, अमानत। अमानत ने घबराकर सुमन की तरफ देखते हुए कहा, हाँ कहो। सुमन ने उसे इस तरह से डरते हुए देखकर प्यार से कहा, व्हाट हैपन? कुछ हुआ है क्या? अमानत ने जल्दी से अपने माथे पर आए पसीने को साफ करके जल्दी से अपना सरनामे हिलाते हुए कहा, कुछ भी नहीं। चलो जल्दी से घर, हमें घर जाना है, भाई अकेले होंगे। कहते हुए अमानत कार की पिछली सीट पर जाकर बैठ गई। सुमन ने कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देखा और खुद उसके साथ बैठ गई। कुछ ही देर में उनकी कार वहां से निकल चुकी थी। कार में भी अमानत शांत बैठी हुई थी। सुमन ने उसके साथ बात करने की कोशिश की, पर यह कहकर कि उसका सर दुख रहा है अमानत चुप ही रही। उसने अपनी आंखों को बंद करते हुए कहा, हमें आपसे दूर ही रहना चाहिए। पता नहीं आपके करीब आने का दिल क्यों करता है। पता नहीं क्यों चाहता है कि आप हमारे पास आए। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे हम आपको पहले से जानते हैं। हम आपके करीब नहीं आना चाहते। आप सच में बहुत बुरे हैं और बुरे इंसान से दूर रहना चाहिए। हम भी आपसे दूर ही रहेंगे बुरे इंसान। कहते हुए अमानत ने अपनी आंखें बंद कर ली। वही सुमन व्हाट्सएप पर वेदांत की प्रोफाइल देख रही थी जिसमें वेदांत, अस्तित्व और सौरभ तीनों एक दूसरे से चिपक कर खड़े थे। तीनों काफी हैंडसम लग रहे थे पर सुमन तो सिर्फ वेदांत की तस्वीर को घूर रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, सच में तुम बहुत हैंडसम हो और एक दिन ये हैंडसम इंसान मेरा पति बन जाएगा। ओ माय गॉड, मेरे महंगे महंगे सपने।
प्लीज पूरे कर देना, वैसे भी सपने तो देखने का हमें पूरा हक है ना, कहते हुए सुमन मुस्कुराने लगी। दूसरी तरफ कॉलेज की पार्किंग के दूसरे हिस्से में अस्तित्व इस वक्त गुस्से से कांप रहा था। वेदांत ने उसे शांत करते हुए कहा, अस्तित्व क्या हुआ है, कुछ तो बता। अस्तित्व ने अपनी आंखों को बंद किया। उसकी आंखों के सामने कुछ धुंधली यादें घूमने लगी, जिसमें एक बच्चा लगातार रो रहा था और एक औरत उसके गालों पर लगातार थप्पड़ मार रही थी। उसने अपने आप को कंट्रोल करते हुए कहा, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की, समझती क्या है वो खुद को, प्यार करता हूँ उसे, पर इसका ये मतलब नहीं कि वो मुझे थप्पड़ मारेगी। अस्तित्व की बात सुनकर तो सौरभ ने हैरानी से कहा, क्या अमानत ने तुम्हें थप्पड़ मारा है, क्या इसलिए तुम इतना गुस्सा हो। सौरभ और वेदांत दोनों जानते थे कि अस्तित्व को अपनी इज्जत से कितना प्यार था। अगर वो अमानत से प्यार ना करता तो शायद अब तक उसने अमानत के उस हाथ को तोड़ दिया होता जिस हाथ से अमानत ने उसे थप्पड़ मारा था। अस्तित्व ने अपने आप को शांत करते हुए कहा, मुझे रिलैक्स करने के लिए कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो, तुम दोनों घर चले जाओ। अस्तित्व की बात सुनकर वेदांत ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, नहीं, हम तुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे, हम जानते हैं कि इस वक्त तू क्या सोच रहा है, बट अस्तित्व तू अपने अतीत को याद करके अपने आज को खराब क्यों करना चाहता है। वेदांत की बात सुनकर अस्तित्व ने गुस्से से कहा, मैंने कहा मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो, मैं खुद को संभाल सकता हूँ, तुम दोनों चुपचाप घर चले जाओ। कहते हुए अस्तित्व दूसरी कार की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। वेदांत उसके पीछे जाने ही वाला था कि सौरभ ने उसके हाथ को पकड़कर रोकते हुए कहा, उसके पीछे जाने की जरूरत नहीं है, वो खुद को संभाल सकता है। कब तक वो अपने अतीत की यादों को अपने आज और कल में शामिल करता रहेगा। उसे खुद को एहसास दिलाना ही होगा कि वो अपने अतीत के साथ नहीं जी सकता है। सौरभ की बात सुनकर वेदांत ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, मुझे पता है कि वो खुद के साथ कुछ गलत नहीं करेगा। कहते हुए वो दोनों दूसरी कार में बैठकर शेखावत मेंशन के लिए निकल गए। वहीं अस्तित्व खुद कार ड्राइव कर रहा था और तेजी से कार चला रहा था। उसकी आंखों के सामने एक औरत का गुस्से भरा चेहरा घूम रहा था, साथ ही एक बच्चे की आंसू भरी आंखें। उसने गुस्से से कहा, अधीरा शेखावत, तुमने सच में मेरे बचपन को बहुत बर्बाद किया है। जब भी अपने अतीत को याद करता हूँ तुम्हारे लिए मेरे दिल में जो नफरत है हर पल हर वक्त बढ़ती जाती है। तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद नहीं कर देता तब तक सुकून की सांस नहीं लूंगा। कहते हुए अस्तित्व ने कार की स्पीड तेज कर दी। कुछ देर बाद उसकी कार तालाब के किनारे पर आकर रुकी। अस्तित्व कार का दरवाजा खोलकर बाहर आकर तालाब के किनारे पर बैठ गया। उसने तालाब में पत्थर फेंकते हुए कहा, तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? तुम तो मेरी हो ना, क्या मैं तुम्हें किस नहीं कर सकता? कहते हुए अस्तित्व के चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगा। वो अमानत पर गुस्सा नहीं करना चाहता था। अगर कुछ वक्त के लिए वो और अमानत के पास रुकता तो शायद वो अपना गुस्सा अमानत पर उतार देता, जो कि वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था। इसलिए जल्दी से जल्दी वो अमानत के पास से निकलकर आ गया था। वो अभी भी तालाब के पानी में पत्थर मार रहा था, तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पास है। उसने बिना पीछे पलटे कहा, अलीशा कहाँ हो तुम? इस आवाज को सुनकर अलीशा, जो कि उसकी कार की डिक्की में छुपकर बार बार डिक्की खोलकर उसे देख रही थी, जल्दी से बाहर आ गई। अलीशा की उम्र अस्तित्व जितनी ही थी। लंदन जाने के बाद अस्तित्व के साथ अलीशा, वेदांत, सौरभ, इन चारों ने उसके लिए काफी कुछ किया था। सूजी तो पहले से ही अस्तित्व के साथ थी, पर ये तीनों उसके नए दोस्त थे। हालांकि कुछ वक्त बाद अलीशा कहीं गायब हो गई थी, पर अब वो वापस आ गई थी। वो अस्तित्व के बगल में आकर बैठ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, व्हाट हैपन मिस्टर सुपरस्टार? इतना गुस्सा किस बात पर आ रहा है? तुम्हारे प्यार ने तुम्हें थप्पड़ मारा इस बात पर, या फिर तुम्हारे किस करने के बाद भी उसने तुम्हें पहचाना नहीं, या फिर तुम्हारा किस करना उसे पसंद नहीं आया? आखिर गुस्सा किस बात पर हो, जरा बताओ हमें। अलीशा की बात सुनकर अस्तित्व ने उसे घूरते हुए कहा, चुपचाप बैठो, दिमाग खराब मत करो मेरा। कहते हुए अस्तित्व ने पत्थर तालाब में फेंका। अलीशा ने मुस्कुराते हुए कहा, सच सच बताओ ना, अगर गुस्सा इस बात पर हो ना कि तुम्हारा किस करना उसे पसंद नहीं आया। मैं जानती हूँ कि तुम्हें बुरा लगना जायज है, पर वो अभी छोटी सी बच्ची है यार। 18 साल के बच्चे से क्या एक्सपेक्ट करते हो तुम? तुमने गुस्सा किया, वो कितना रो रही होगी। वैसे भी तुमने ही तो कहा था ना वो काफी सेंसिटिव है। सोचो, अगर तुम्हारे गुस्सा करने की वजह से वो रात भर ठीक से सो नहीं पाए और रो रो कर उसने अपनी तबीयत खराब कर ली तो।
वो तो कल कॉलेज नहीं आ पाएगी। अलीशा की बात सुनकर अस्तित्व के हाथ में जो पत्थर था वो रुक गया। उसने पलटकर अलीशा की तरफ देखते हुए कहा, व्हाट? अलीशा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने देखा था वो बेचैनी से पूरे कैंपस में नजरें घुमाकर तुम्हें ही ढूंढ रही थी। शायद उसे एहसास नहीं है पर उसके दिल को एहसास है कि तुम उसके दिल के बहुत करीब हो, बट वो तुम्हें भूल दी है, पर उसके दिल से तुम्हारी यादें नहीं मिट सकती। जो लड़की तुम्हारे पीछे पीछे दीवानों की तरह घूमती थी वो तुम्हें कैसे भूल सकती है। कुछ दिन बाद देखना वो फिर से तुम्हारे पीछे पीछे घूमने लगेगी, पर उसके लिए तुम्हें इंतजार करना होगा। सुना तो होगा ना कि इंतजार का फल मीठा होता है मिस्टर शेखावत। अस्तित्व को कुछ ना बोलते हुए देखकर अलीशा ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे यार, सब्र का फल मीठा होता है, इसका ये मतलब है कि इंतजार करो, वो बहुत जल्द ही सब कुछ याद कर लेगी। बहुत जल्द ही उसे सब याद आ जाएगा, बहुत जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस तरह से पुरानी बातों को क्यों याद करते हो? वैसे भी जिसे तुम तकलीफ देना चाहते थे, जिसे तुम दर्द देना चाहते थे, वो दर्द में है, वो तकलीफ में है। उसकी जिंदगी सच में बर्बाद हो चुकी है, हालांकि अभी भी पूरी तरह से बर्बाद नहीं हुई है, पर फिर भी जितना है उतना बहुत है उसके लिए। अलीशा की बात सुनकर अस्तित्व ने घूर कर उसकी तरफ देखा और अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। अलीशा ने उसकी तरफ देखकर मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, अरे यार, हाथ तो दो, मैं खड़ी कैसे हूँ? अस्तित्व ने उसे घूरते हुए कहा, खुद के पैरों पर। कहते हुए अस्तित्व अपनी कार के अंदर जाकर बैठ गया। अलीशा ने चिल्लाते हुए कहा, अरे मुझे छोड़कर मत जाना, मैं तुम्हारी डिक्की में बैठकर आई हूँ, वापस कैसे जाऊंगी? कहते हुए अलीशा दौड़ते हुए जाकर पैसेंजर सीट पर बैठ गई। उसने गहरी गहरी सांस लेते हुए कहा, कितने बुरे हो तुमने मुझे चलने के लिए भी नहीं कहा। अगर मैं जल्दी से आकर नहीं बैठती तो मुझे छोड़कर चले जाते। इतना दुष्ट इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। अलीशा की बात सुनकर अस्तित्व ने उसे घूरते हुए कहा, मैंने तुम्हें अपनी डिक्की में छुपने के लिए नहीं कहा था, तुम अपनी मर्जी से मेरी डिक्की में छुपकर आई थी, तो अब कैसे जाना है? ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। कहते हुए अस्तित्व ने कार स्टार्ट कर दी। अलीशा ने मुंह बनाते हुए कहा, ठीक है, मैं समझ गई कि ये मेरी प्रॉब्लम है। अब जल्दी से मुझे मेरे अपार्टमेंट छोड़ दो यार, मुझे सुकून की नींद लेनी है। कितने दिन हो गए मैं सुकून से सोई ही नहीं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ भटक भटक कर अब मुझे लगता है कि मैं भटकती हुई आत्मा बन गई हूँ। अब मुझे एक इंसान की तरह एक सुकून भरी नींद चाहिए, जहाँ पर मैं घोड़े गधे बेचकर सो जाऊं और कोई मुझे उठा ना सके। अलीशा की बात सुनकर अस्तित्व ने कुछ नहीं कहा। आधे घंटे के बाद उसकी कार एक बिल्डिंग के सामने आकर रुकी। अलीशा ने मुस्कुराते हुए कहा, अपनी प्रिंसेस के पास जाओगे ना? कहते हुए अलीशा कार का दरवाजा खोलकर हंसते हुए वहां से बाहर भाग गई। उसके जाते ही अस्तित्व ने अपनी आंखों को बंद कर लिया और कुछ सोचने लगा। इस वक्त शाम के 6:30 बज रहे थे। अभी वो राठौर मैंशन कैसे जा सकता था? उसे इसके लिए रात का इंतजार करना था। उसे भी यही लग रहा था कि वो कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी कर रहा है। जब अमानत उसे जानती ही नहीं है तो उसके इस तरह से किस करने की वजह से अमानत का थप्पड़ मारना एक नेचुरल रिएक्शन था, जो कि कोई भी लड़की अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए करती। काफी देर तक खुद को समझाने के बाद अस्तित्व ने खुद से कहा, गलती मेरी थी। अगर उसने थप्पड़ मारा तो मुझे उसके थप्पड़ को उस औरत के थप्पड़ से कंपेयर करने की क्या जरूरत थी? मेरी प्रिंसेस ने सिर्फ गुस्से में मुझे थप्पड़ मारा है, पर वो औरत सिर्फ मुझे तकलीफ देने के लिए थप्पड़ मारती थी। कहते हुए उसने खुद को शांत किया और कार शेखावत मैंशन की तरफ बढ़ा दी। कुछ देर बाद वो शेखावत मैंशन वापस आ गया। उसे वापस आते देख लिविंग ग्रुप में बैठे वेदांत और सौरभ दौड़ते हुए उसके पास आ गए। उन दोनों को अपनी तरफ इस तरह से आते हुए देखकर अस्तित्व की आंखें छोटी हो गई। उसने उन दोनों को घूरते हुए कहा, जिंदा हूं इसलिए इस तरह से डरने की जरूरत नहीं है। अस्तित्व की बात सुनकर सौरभ उसके ऊपर कूद गया। अचानक से सौरभ के कूदने की वजह से अस्तित्व खुद को संभाल नहीं पाया और नीचे गिरने को हुआ। तभी वेदांत ने जल्दी से उन दोनों को पकड़ते हुए कहा, अरे यार, नीचे गिर जाओगे। सौरभ की इस हरकत की वजह से अस्तित्व ने गुस्से से उसके मुंह पर एक पंच मारते हुए कहा, तुम्हारी वजह से मैं नीचे गिर जाता। अस्तित्व का मुक्का खाकर सौरभ 2 कदम पीछे हट गया। उसने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, अरे यार, मैं खुशी में ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया था, ये सोचकर कि मेरा दोस्त कुछ गलत करके नहीं आया है। वरना जिस तरह से तुझे थप्पड़ पड़ा था मुझे तो लगा था कि कहीं तू नदी में कूद ना जाए।
मैं तो तुझे बचाने के लिए प्लानिंग भी कर रहा था, पर अब मैं फाइनली खुश हूं कि तूने कोई गलत कदम नहीं उठाया। सौरभ की बात सुनकर अस्तित्व उसे गुस्से से घूरने लगा। वेदांत ने सौरभ को इग्नोर करके अस्तित्व की तरफ देखते हुए कहा, चल आज जल्दी से फ्रेश हो जा, आज डिनर हम तीनों बनाएंगे, मैंने नानू से प्रॉमिस किया है। वेदांत की बात सुनकर अस्तित्व ने उसे घूरते हुए कहा, फिलहाल मेरा आज कुछ भी करने का मूड नहीं है, खाना बनाना है तो तुम दोनों बना सकते हो वरना घर में बहुत सारे शेफ हैं। कहते हुए अस्तित्व ऊपर अपने रूम में चला गया। उसकी बात सुनकर वेदांत का मुंह बन गया। सौरभ ने वेदांत के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अरे तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सौरभ की बात सुनकर वेदांत ने उसे घूरते हुए कहा, मदद करनी है, काम का कबाड़ा नहीं करना है। अगर तुमने खाना बनाया तो आज हम सभी के सभी स्वर्ग नहीं बल्कि नर्क चले जाएंगे। तुमसे वाहियात खाना पूरी दुनिया में कोई नहीं बना सकत। वेदांत की बात सुनकर सौरभ का मुंह बन गया। उसने मुंह बनाते हुए कहा, तुम्हारी जुबान का टेस्ट खराब है, मेरा खाना इतना टेस्टी होता है, इतना टेस्टी कि इंसान उंगलियां चाटता रह जाए। सौरभ की बात सुनकर वेदांत ने कहा, ठीक है चलो मेरे साथ, पर तुम्हें तुम्हारा खाना खुद ही खाना होगा। वेदांत की बात सुनकर सौरभ के चेहरे पर डर नजर आने लगा। उसने मुंह बनाते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं तुम लोगों के लिए खाना बनाऊंगा, तुम मेरे लिए खाना बनाना। वेदांत ने सौरभ को घूरते हुए कहा, किचन में अगर तुमने कदम रखा और खाना बनाने के बारे में सोचा भी तो तुम्हारा सारा बनाया खाना तुम्हें जबरदस्ती तुम्हारे दोनों हाथों को बांधकर खिलाऊंगा, सारा का सारा। वेदांत की धमकी सुनकर सौरभ ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, नहीं बनाना नहीं बनाना, मानता हूं कि बहुत बुरा खाना बनाता हूं, पर देखना एक दिन खाना बनाना सीख जाऊंगा और अपनी हीरोइन को अपना खाना खिलाकर ही पटा लूंगा। कहते हुए सौरभ वहां से भाग गया। वेदांत अपना सर हिलाते हुए किचन में चला गया। वहीं अस्तित्व अपने रूम में आकर शॉवर के ठंडे पानी के नीचे खड़ा हो गया। उसने अपनी आंखों को मजबूती से बंद करते हुए कहा, भले ही तुमने मुझे गुस्से में थप्पड़ मारा है, पर इसकी पनिशमेंट तुम्हें मिलेगी सिलीगल। अस्तित्व शेखावत पर कोई हाथ उठाए उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, पर तुमने मुझ पर हाथ उठाया। अगर तुम्हारी जगह पर किसी और ने मुझ पर हाथ उठाया होता तो अब तक मैं उसका हाथ तोड़ चुका होता, पर ये तुम हो इसलिए आज तुम जिंदा बच गई, क्योंकि तुम मेरी मोहब्बत हो और अपनी मोहब्बत पर ना हाथ उठा सकता हूँ ना उसके साथ कुछ गलत कर सकता हूँ। कहते हुए अस्तित्व ने अपनी आंखों को मजबूती से बंद कर लिया। रात के 9 बजे सभी लोगों ने मिलकर साथ में डिनर किया। अधिराज जी ने अस्तित्व की तरफ देखते हुए कहा, अस्तित्व आपने तो अपना कॉलेज कंप्लीट कर लिया, फिर इस वक्त कॉलेज में एडमिशन लेने की क्या जरूरत पड़ गई आपको। अधिराज जी की बात सुनकर सौरभ ने खाना खाते हुए कहा, नानू आपको नहीं पता मोहब्बत में इंसान क्या से क्या हो जाता है। अब ये अपनी मोहब्बत के लिए इतना बड़ा होने के बावजूद भी कॉलेज में पढ़ना चाहता है, इसके साथ हम भी चले गए ताकि हमें भी कोई मिल जाए। वैसे भी अकेला दोस्त शादी करेगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना, बाकी दोनों तो पीछे रह जाएंगे, इसलिए हम भी अपने लिए खूबसूरत लड़कियां और आपके लिए खूबसूरत बहू ढूंढ रहे हैं। सौरभ की बात सुनकर अधिराज जी हंसने लगे। वही वेदांत और अस्तित्व उसे घूरने लगे, क्योंकि सुबह ही उन सब ने डिसाइड किया था कि वो अधिराज जी को कुछ नहीं बताएंगे, पर सौरभ चुप रहे ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। उसकी जुबान कैंची की तरह चलती ही रहती थी, जो कि शांत होने का नाम ही नहीं लेती थी। अब जब उसने सच बता ही दिया था तो अस्तित्व ने कुछ न बोलना ही बेहतर समझा। अधिराज जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हम खुश हैं कि हमारा प्यारा नाती अपने प्यार को हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने के लिए तैयार है। आपका प्यार बहुत जल्द ही मुकम्मल होगा, क्योंकि भगवान कोशिश करने वाले की हमेशा मदद करते हैं और आप तो अपने प्यार को हासिल करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। बहुत जल्द ही आपका प्यार आपके पास आपकी बाहों में होगा और हमें जल्दी से एक छोटा सा अस्तित्व मिल जाएगा। कहते हुए अधिराज की मुस्कुराने लगे। उनकी बात सुनकर सौरभ ने कहा, अरे नानू मेरी शादी करवा दो, मैं जल्दी से आपको पर नानू बनवा दूंगा। आप जानते नहीं कि मैं कितना काबिल हूँ। सौरभ की बात सुनकर वेदांत ने उसे घूरते हुए कहा, अगर अब तुमने एक और शब्द कहा तो मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हारे सर पर ये सारी की सारी सब्जी उड़ेल दूंगा। जब देखो तब बोलते रहते हो। तुम्हारी बातें सुनकर इंसान पागल हो सकता है, पागल। वेदांत की बात सुनकर सौरभ ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है मेरी बातों से? मैंने तुम्हें मना नहीं किया है बोलने के लिए, तुम्हें बोलना है तो तुम भी बोल सकते हो। मुझे बोलना है इसलिए मैं बोलता रहता हूँ।
वैसे भी भगवान ने इंसान को जुबान बोलने के लिए दी है, तो इसका इस्तेमाल नहीं किया गया तो फिर इस जुबान का क्या काम? आप खुद बोलिए नानू। सौरभ की बात सुनकर अधिराज जी ने कहा, ठीक है, हम आपकी बात समझ गए, आप चुपचाप डिनर कीजिए और हमें भी करने दीजिए। कहते हुए अधिराज जी अपना डिनर करने लगे। सौरभ भी चुपचाप अपना डिनर करने लगा। अस्तित्व ने डिनर कंप्लीट होने के बाद सब की तरफ देखते हुए कहा, मुझे जरूरी काम है इसलिए मैं जा रहा हूँ। कहते हुए वो वहां से जाने लगा। उसे जाते हुए देखकर सौरभ ने कहा, सीधे सीधे क्यों नहीं कहते? अपनी अमानत से मिलने के लिए जा रहा हूँ, वैसे भी हम थोड़ी तुम्हें रोकने वाले हैं। उसकी बातें सुनकर अस्तित्व ने गुस्से से पलटकर उसे घूरते हुए कहा, लगता है कि तुम्हारी हड्डियां जब तक टूटेंगी नहीं तुम्हारी बेफिजूल की बातें तुम्हारे मुंह से निकलनी बंद नहीं होगी। अस्तित्व की बात सुनकर सौरभ डरते हुए वहां से अंदर भाग गया। अस्तित्व अपनी कार में बैठकर राठौर मैंशन के लिए निकल गया। उसने घड़ी में टाइम देखा, इस वक्त रात के 11:30 बज रहे थे। कुछ देर बाद वो राठौर मैंशन से कुछ दूरी पर आकर रुक चुका था। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं चाहकर भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। अगर मैंने खुद को कंट्रोल कर लिया होता तो शायद मैं तुम्हारे होठों को तुम्हारी इजाजत के बिना नहीं छूता। पर तुम तो मेरी हो, तुम्हें छूने का हक है मुझे, तुम्हें अपनी बाहों में भरने का हक है मुझे, तुम्हें प्यार करने का हक है मुझे। कहते हुए अस्तित्व कार का दरवाजा खोलकर धीमे कदमों से चलता हुआ राठौर मैंशन की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। कुछ देर बाद जैसे तैसे पीछे की दीवार से वो कूदकर अंदर आ गया। इस बीच उसे काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी क्योंकि पीछे की दीवार काफी ज्यादा ऊंची थी। किसी नॉर्मल इंसान का उस दीवार पर चढ़ना लगभग नामुमकिन था, पर अस्तित्व ये सब कुछ अपने प्यार के लिए कर रहा था, इसलिए उसने ये नामुमकिन काम कर दिखाया। उसने अमानत की बालकनी के पास आकर गहरी सांस लेते हुए कहा, ससुर जी ने इतना ऊंचा महल क्यों बनवाया है? क्या उन्हें पता नहीं था कि उन्हें रोमांटिक दामाद मिलने वाला है? कहते हुए अस्तित्व ने गहरी सांस ली और बालकनी के पाइप से चढ़ता हुआ ऊपर जाने लगा। जैसे तैसे पूरी ताकत लगाकर बेचारा अस्तित्व 15 to 20 मिनट के बाद बालकनी में आकर गहरी गहरी सांस लेने लगा। उसने अमानत के रूम की तरफ देखते हुए कहा, क्या मेरी इडियट सो गई? कहते हुए अस्तित्व धीमे कदमों से चलता हुआ बालकनी और रूम के दरवाजे के पास आ गया। उसने देखा तो अंदर से पर्दे लगाए हुए थे। ये देखकर उसने खुद से कहा, क्या ये सो गई है? पर ये ऐसे कैसे सो सकती है मेरी नींद चुराकर? मैं इसे सोने नहीं दूंगा। सोचते हुए अस्तित्व बालकनी में चक्कर लगाने लगा। उसका ध्यान गमले पर गया। उसने जल्दी से दरवाजे के पास आकर गमला पटक दिया और बालकनी के कोने में जाकर छुप गया। अमानत जो कि बैग पर पेट के बल लेटी हुई थी और मोबाइल में गेम खेल रही थी, अचानक से इस आवाज को सुनकर उठकर बैठ गई। उसने मुंह बनाते हुए कहा, ये कौन था? कहीं बिल्ली तो नहीं? कहते हुए अमानत जल्दी से बालकनी के दरवाजे के पास आ गई। उसने पर्दे को साइड करके देखा तो उसे बालकनी में अंधेरे के अलावा कुछ भी नजर नहीं आया। उसने जल्दी से दरवाजा खोला और लाइट्स ऑन करने ही वाली थी कि अस्तित्व ने झटके से उसे अपने पास खींचकर उसे खुद से चिपकाते हुए कहा, सिली गर्ल, आई एम सॉरी। अचानक से किसी हाथों की पकड़ अपनी कमर पर महसूस करके अमानत घबरा गई। उसने घबराते हुए अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो उसे वही आंखें नजर आई जो कि उसे वॉशरूम में नजर आई थी। ये सोचकर कि अस्तित्व फिर से उसे जबरदस्ती किस करने के लिए आया है, अमानत के चेहरे पर डर नजर आने लगा। वो डरते हुए अस्तित्व को देखने लगी। ये देखकर अस्तित्व ने धीरे से कहा, सॉरी, मैंने तुम्हारी इजाजत के बिना तुम्हारे होठों को किस किया। आई एम रियली रियली सॉरी, मुझे माफ कर दो। कहते हुए अस्तित्व ने अपने दोनों कान पकड़ लिए। अमानत बस फटी आंखों से उसे देख रही थी। टू बी कंटिन्यूड। Thank you for joining me on the storytelling journey. If you enjoyed today's story, make sure to give this video a thumbs up and share it with your friends. Don't forget to hit the subscribe button and the bell icon so you never miss an update. See you in the next video.